Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइंस कंस्ट्रक्ट की जाती हैं जो कैलकाटा को पेशावर, बॉम्बे, मद्रास और देश के अन्य हिस्सों से जोड़ देती हैं। इसके अलावा 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ और पहली बार पोस्टेज स्टैम्प्स इशू किए गए। लेटर को चाहे कितनी भी डिस्टेंस के लिए भेजना हो, हर लेटर के लिए आधा आना यानी कि 2 पैसे का यूनिफॉर्म रेट फिक्स कर दिया गया। इन रिफॉर्म्स की वजह से पोस्ट ऑफिस, जो अभी तक बस ट्रेजरी को ड्रेन करने का काम ही कर रहा था, अब एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में हुए इन डेवलपमेंट्स ने इंडिया में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को मॉडर्नाइज करने का काम किया। कंक्लूजन: डलहौजी ने इंडिया में बहुत से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन उनका प्राइमरी मोटिव इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को सेफगार्ड और कंसोलिडेट करना ही था। दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि डलहौजी एक इंपीरियलिस्ट थे। उन्हें इंडिया के लोगों की विशेस या सेंटिमेंट्स की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उन्होंने एनेक्सेशंस करते समय किसी भी तरह के मॉरल्स को फॉलो नहीं किया। फिर बात चाहे पंजाब के साथ बिट्रेयल की हो या अवध जैसे पुराने एलाय को धोखा देने की, डलहौजी ने ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सभी तरह की नीतियों का इस्तेमाल किया। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, उनकी पॉलिसीज को 1857 की क्रांति का एक इम्पॉर्टेंट कारण भी माना जाता है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। दोस्तों, इंडिया पर रूल करते समय पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बर्मा एटसेट्रा के साथ भी ब्रिटिशर्स का कांटेक्ट होता है। वो कैसे इनके साथ अपने रिश्ते निभाते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है, इसको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले भूटान के साथ ब्रिटिश रिलेशंस की बात करते हैं। एंग्लो भूटानीज रिलेशंस। 19th सेंचुरी के दौरान ब्रिटिशर्स द्वारा बहुत से डिप्लोमेटिक मिशंस भूटान भेजे जाते हैं। इनका ऑफिशियली तो यही कारण बताया जाता है कि भूटान क्रॉस बॉर्डर रेड कर रहा है या फिर डिसिडेंट्स को शेल्टर दे रहा है, लेकिन असली वजह तो ब्रिटिशर्स के इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस थे। भूटान इंडो टिबेटन ट्रेड के लिए तो वाइटल था ही, इसके अलावा टी प्लांटेशन के लिए द्वार रीजन की कमर्शियल वायबिलिटी भी सभी जानते थे। सबसे इंपॉर्टेंट पीस मिशन 1863-64 में वाइसरॉय लॉर्ड एल्जिन द्वारा भेजा जाता है। इसे एशली ईडन के नेतृत्व में भेजा गया था, लेकिन भूटानीज इनके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। ईडन ये भी क्लेम करते हैं कि भूटान में उन्हें मिसट्रीट किया गया, जिसके बाद नवंबर 1864 में ब्रिटिश भूटान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। इसे द्वार वॉर कहा जाता है। भूटान के पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। फोर्स मौजूद थी, वो मैचलॉक्स, बो एंड एरोज, सोर्ड्स, नाइव्स जैसे वेपन्स के साथ वेल इक्विप्ड ब्रिटिश आर्मी का सामना करती है। ये वॉर सिर्फ 5 महीने तक ही चलता है और भूटान अपनी लगभग 20% टेरिटरीज में खो देता है। इसके साथ ही पिछले बॉर्डर क्लैशेस में ऑक्यूपाई की हुई इंडियन टेरिटरीज को भी सरेंडर करता है। इसके बाद 11 नवंबर 1865 को ट्रीटी ऑफ सिंचुला साइन की जाती है, जिसके अनुसार भूटान असम दुआर्स और बंगाल दुआर्स की टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को दे देता है। यही सरेंडर किए हुए डिस्ट्रिक्ट्स ब्रिटिशर्स द्वारा टी गार्डन्स के रूप में डेवलप किए जाते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न भूटान में दीवानगिरी की 83 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी भी ब्रिटिशर्स की हो जाती है, जिसके बदले में भूटान को 50,000 रुपीज की एनुअल सब्सिडी देने का प्रॉमिस किया जाता है। ट्रीटी ऑफ सिंचुला 1910 तक ऐसे ही बनी रहती है। 1910 में इसे रिवाइज करके नई ट्रीटी साइन की जाती है, जिसे ट्रीटी ऑफ पुनाखा कहते हैं। ट्रीटी ऑफ पुनाखा 8 जनवरी 1910 को साइन की जाती है। इसमें ब्रिटेन भूटान को इंडिपेंडेंस की गारंटी देता है, साथ ही भूटानीज रॉयल गवर्नमेंट को दिए जाने वाला स्टाइपेंड भी बढ़ा देता है और बदले में भूटानीज फॉरेन रिलेशंस ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में आ जाते हैं। 1947 तक ट्रीटी ऑफ पुनाखा ही भूटान के साथ ब्रिटिश इंडिया के रिलेशंस को गाइड करती है। भूटान के बाद अब दूसरे माउंटेनस नेबर्स यानी कि नेपाल की बात करते हैं। एंग्लो नेपालीज रिलेशंस। दोस्तों, 1768 में गोरखाज ने नेपाल पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था।
इसके बाद वो अपनी डोमिनियन को माउंटेन्स के आगे एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। नॉर्थ में तो चाइनीज इन्हें एक्सपेंशन करने नहीं देते, इसलिए ये बंगाल और अवध की तरफ पुश करते हैं। दूसरी तरफ 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई कर लेती है, जिसके बाद उनका फ्रंटियर गोरखाज की टेरिटरी के डायरेक्ट टच में आ जाता है और दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जब गोरखाज बुटवाल और शिवराज डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लेते हैं। उस समय तो ब्रिटिशर्स बिना किसी ओपन कॉन्फ्लिक्ट के इन डिस्ट्रिक्ट्स को रीऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन मई 1814 में गोरखाज एक बार फिर से बुटवाल के 3 पुलिस स्टेशंस पर अटैक कर देते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और गोरखाज के अगेंस्ट ऑफेंसिव लॉन्च करने का डिसीजन लेते हैं। 12,000 की गोरखा आर्मी के अगेंस्ट हेस्टिंग्स 34,000 सोल्जर्स की बड़ी आर्मी तैयार करते हैं, लेकिन 1814-15 का ये कैंपेन बुरी तरह फेल हो जाता है। इसके बाद भी ब्रिटिशर्स हार नहीं मानते और फिर से कोशिश करते हैं। 1815 में वो कुमाऊं हिल्स में अल्मोड़ा को कैप्चर करने में कामयाब होते हैं और मई 1815 में अमर सिंह थापा से मलाओं का फोर्ट भी जीत लिया जाता है। मलाओं के फॉल के बाद गोरखाज नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हेस्टिंग्स की डिमांड्स उनका एटीट्यूड चेंज कर देती है और एक बार फिर से दोनों के बीच हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाती हैं। फरवरी 1816 में नेपोलीज को मकवानपुर में बुरी तरह हरा दिया जाता है। इसके बाद गोरखाज समझ जाते हैं कि उनके लिए अब ब्रिटिश को और रेजिस्ट करना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए मार्च 1816 में वो ट्रीटी ऑफ सगौली को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ट्रीटी के अकॉर्डिंग गोरखाज गढ़वाल और कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट्स कंपनी को सरेंडर कर देते हैं। इसके साथ ही दोनों के बीच तराई बाउंड्री को पिलर्स के थ्रू मार्क कर दिया जाता है। गोरखाज काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने के लिए भी मान जाते हैं और इसके साथ ही सिक्किम से परमानेंटली विड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स को हिल स्टेशंस और समर कैपिटल्स के लिए साइट भी मिल जाती है, जैसे कि शिमला, मसूरी, रानीखेत एटसेट्रा। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स गोरखाज को अपनी आर्मी में भी शामिल कर लेते हैं, जो आगे चलकर इंडिया में कंपनी के डोमिनियन को एक्सपैंड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। आइए बर्मा यानी कि प्रेजेंट डे म्यांमार के साथ ब्रिटिशर्स के रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। एंग्लो बर्मीज रिलेशंस। 19th सेंचुरी की शुरुआत में बर्मा एक फ्री कंट्री हुआ करता था और वेस्ट की तरफ अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करना चाहता था, लेकिन इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था और वो बर्मा पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसके पीछे बहुत से कारण थे। सबसे पहले तो बर्मा के फॉरेस्ट रिसोर्सेज में ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था। उसके अलावा बर्मा ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए मार्केट भी प्रोवाइड कर सकता था। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स बर्मा और बाकी के साउथ ईस्ट एशिया में फ्रेंच एम्बिशंस को नियंत्रित भी करना चाहते थे। इसकी वजह से 3 एंग्लो बर्मीज वॉर होती हैं और 1885 में बर्मा को ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स कर लिया जाता है। आइए एक एक करके तीनों वॉर्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट बर्मा वॉर 1824-26। 19th सेंचुरी की शुरुआत में बर्मीज वेस्टवर्ड यानी कि इंडिया की तरफ एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो अराकान और मणिपुर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। साथ ही असम और ब्रह्मपुत्र वैली को भी लगातार थ्रेटन करते हैं। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स के साथ इनका लगातार गतिरोध बना रहता है और फिर सितंबर 1823 में बर्मा चिटागोंग के पास लोकेटेड शालपुरी आइलैंड पर कब्जा कर लेता है। इस आइलैंड को ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी टेरिटरी समझती थी। इसके बाद से ही दोनों के बीच बैटल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरुआत में ये बैटल्स अराकान और मणिपुर के रीजन्स में होते हैं, जहां बर्मीज फोर्सेस ब्रिटिशर्स पर भारी पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ के जंगल्स में फाइट करने का काफ़ी एक्सपीरियंस था। इसलिए ब्रिटिशर्स इस फाइट को बर्मीज मेनलैंड पर ले जाते हैं। 11 मई 1824 को अचानक से ब्रिटिश नेवल फोर्स यांगोन यानी कि रंगून हार्बर में एंटर करती है और बर्मीज को सरप्राइज देती है। इसके बाद लगभग 2 साल तक दोनों के बीच इंटेंस बैटल्स होते हैं। फाइनली दिसंबर 1825 में बर्मीज ब्रिटिशर्स के साथ ट्रूस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेगोशिएशंस शुरू होती हैं और फरवरी 1826 में ट्रीटी ऑफ यानडाबो के जरिए दोनों के बीच शांति स्थापित होती है। इस ट्रीटी के अनुसार बर्मा की गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए वॉर कॉम्पनसेशन के रूप में देने के लिए तैयार होती है।
साथ ही अपने कोस्टल प्रोविंसेस अराकान और टेनेसेरिम ब्रिटिशर्स को दे देती हैं। इसके अलावा असम, कछार और जयंतिया पर क्लेम करना भी छोड़ देती हैं और मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के साथ कमर्शियल ट्रीटी करने के लिए भी बर्मा तैयार हो जाता है और कैपिटल आवा में ब्रिटिश रेजिडेंट को एक्सेप्ट करती है। साथ ही कैलकाटा में बर्मीज ऑनवॉय भी पोस्ट किया जाता है। इस वॉर ने ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंसेस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। लगभग 13 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग इस वॉर पर खर्च हुए थे और करीब 15,000 सोल्जर्स की इस पूरे कैंपेन के दौरान डेथ हो गई थी, जिसमें मेजॉरिटी इंडियन ट्रूप्स की ही थी। इस तरह ब्रिटिशर्स के इंपीरियलिस्ट एम्स को पूरा करने के लिए इंडियन रेवेन्यू और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया था। इसके बाद 1852 में एक और एंग्लो बर्मा वॉर होती है, सेकेंड बर्मा वॉर 1852। बर्मा के साथ ब्रिटिशर्स का सेकेंड वॉर कमर्शियल नीड और लॉर्ड डलहौजी की इंपीरियलिस्ट पॉलिसी की वजह से होता है। ब्रिटिश मर्चेंट्स अपर बर्मा के टिम्बर रिसोर्सेज चाहते थे, साथ ही बर्मीज मार्केट में और ज्यादा पेनिट्रेट करना चाहते थे। 1852 में लॉर्ड डलहौजी ट्रीटी ऑफ यांडाबो से रिलेटेड कुछ माइनर इश्यूज को रिजॉल्व करने के बहाने कॉमोडोर जॉर्ज लैम्बर्ट को बर्मा भेजते हैं। बर्मीज तुरंत ही इन्हें कंसेशंस दे देते हैं, लेकिन फिर भी लैम्बर्ट रंगून के पोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं और बर्मीज किंग पेगन के रॉयल शिप को भी सीज कर लेते हैं। इस तरह वो बर्मा को नेवल कॉन्फ्रंटेशन के लिए प्रोवोक करते हैं और सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर की शुरुआत हो जाती है। ब्रिटिशर्स को बर्मा की तरफ से इंटेंस गोरिल्ला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। लॉर्ड डलहौजी इस समय बर्मा को एनेक्स नहीं करना चाहते थे। दिसंबर 1852 में किंग पेगन को इन्फॉर्म किया जाता है कि अब से पेगू कंपनी डोमिनियन का पार्ट होगा, जो कि बर्मा का आखिरी कोस्टल प्रोविंस था। 20 जनवरी 1853 को एनेक्सेशन की फॉर्मल प्रोक्लेमेशन इशू कर दी जाती है। इस तरह सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर बिना किसी ट्रीटी के ही एंड हो जाता है। इसके बाद 1885 में एक बार फिर से बर्मा के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। थर्ड बर्मा वॉर 1885। 1880s के दौरान बर्मा और फ्रांस के बीच बढ़ती नजदीकियां ब्रिटिशर्स के लिए कंसर्न बन जाती हैं। 1885 में फ्रेंच कॉन्सल एमहास बर्मीज गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए मैंडेले आते हैं और बर्मा में एक फ्रेंच बैंक और मैंडेले से ब्रिटिश बर्मा के नॉर्दर्न बॉर्डर तक रेल लिंक के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ब्रिटिशर्स यहां अपनी डिप्लोमेटिक पावर्स का यूज करते हैं और फ्रेंच गवर्नमेंट को बर्मा से हास को रिकॉल करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। इस बार तो फ्रेंच बर्मा से वापस चले जाते हैं, लेकिन इस तरह के इवेंट्स ब्रिटिशर्स को बर्मा के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कन्विंस कर देते हैं। अब उन्हें बस एक मौके की तलाश थी, जो जल्द ही उन्हें मिल जाता है। बर्मा में काम कर रही एक ब्रिटिश टिम्बर कंपनी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पर बर्मीज कोर्ट फाइन लगा देती है, क्योंकि इन्होंने बर्मीज टीक के एक्सट्रैक्शन को अंडर रिपोर्ट किया था और अपने एम्प्लॉयज को भी पे नहीं किया था। बर्मीज ऑफिशियल्स कंपनी के टिम्बर को सीज कर लेते हैं, लेकिन कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये चार्जेस गलत हैं और बर्मीज कोर्ट्स करप्ट हैं। ब्रिटिशर्स बर्मीज गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वो ब्रिटिश अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर को एक्सेप्ट कर ले, और जब बर्मीज ऐसा करने से मना कर देते हैं, तब 12 अक्टूबर 1885 को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अल्टीमेटम इशू करती है, जिसमें कहा जाता है कि बर्मीज मैंडेले में एक नया ब्रिटिश रेजिडेंट एक्सेप्ट करें और उसके अराइवल तक कंपनी पर लगा कोई भी लीगल एक्शन या फाइन सस्पेंड किया जाए। साथ ही बर्मा अपने फॉरेन रिलेशंस ब्रिटिश कंट्रोल में दे दे। इसके अलावा नॉर्दर्न बर्मा और चाइना के बीच ट्रेड के विकास के लिए ब्रिटिशर्स को कमर्शियल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करे। इस अल्टीमेटम को एक्सेप्ट करने से बर्मा की रियल इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है, इसलिए बर्मीज गवर्नमेंट इसे मानने से मना कर देती है, जिसके बाद थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर की शुरुआत हो जाती है। नवंबर में ही मैंडेले पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है और बर्मा के किंग सरेंडर कर देते हैं। 1 जनवरी 1886 को बर्मा को फॉर्मली ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स कर लिया जाता है। एनेक्सेशन के कुछ समय बाद ही पूरे बर्मा में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक गुरिल्ला अपराइजिंग शुरू हो जाती है, जो 1896 तक चलती रहती है और फिर
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू होता है। बर्मा के नेशनलिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं। इस लिंक को कमजोर करने के लिए 1935 में बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया जाता है। ऊ ऑन्ग सांग की लीडरशिप में बर्मीज नेशनलिस्ट मूवमेंट और ज्यादा तीव्र होता है और फाइनली 4 जनवरी 1948 को बर्मा को इंडिपेंडेंस मिलती है। अब बात करते हैं तिब्बत के साथ ब्रिटिश रिलेशंस की। एंग्लो तिब्बतन रिलेशंस। तिब्बत में थियोक्रेटिक रूल हुआ करता था। इसे बुद्धिस्ट मंक्स या लामाज रूल कर रहे थे और चाइना की सिर्फ नॉमिनल सुजरेनिटी इस पर थी। ब्रिटिशर्स ने काफी कोशिश की थी तिब्बत के साथ फ्रेंडली और कमर्शियल रिलेशंस स्थापित करने की, लेकिन कर्जन के आने तक उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिली थी। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के समय लासा में रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा था। तिब्बत में रशियन आर्म्स और एम्यूनिशन आने की रिपोर्ट आ रही थी, जो कर्जन के लिए चिंता की बात थी। इसलिए वो कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक गोरखा कंटिंजेंट को तिब्बत के साथ अग्रीमेंट करने के लिए भेज देते हैं। तिब्बतन्स नेगोशिएट करने से इनकार कर देते हैं और नॉन वायलेंट तरीके से विरोध शुरू करते हैं। यंग हस्बैंड अगस्त 1904 में लासा पहुंच जाते हैं। उस समय के दलाई लामा लासा छोड़कर भाग जाने पर मजबूर होते हैं और यंग हस्बैंड तिब्बतन ऑफिशियल्स के साथ फोर्सफुली ट्रीटी साइन करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ लासा कहा जाता है। इसके अनुसार तिब्बत को 75 लाख रुपए की इंडेमनिटी पे करने के लिए कहा जाता है। पेमेंट की सिक्योरिटी के रूप में 75 साल तक चुम्बी वैली को ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके साथ ही याटोंग, ग्यानसे और गारतोक में ट्रेड मार्ट्स ओपन करने के लिए भी कहा जाता है। इसके अलावा तिब्बत रेलवेज रोड या टेलीग्राफ के लिए किसी भी फॉरेन स्टेट को कोई कंसेशन नहीं दे सकता था। सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन को तिब्बत के फॉरेन अफेयर्स में कुछ कंट्रोल दिया जाता है। कर्जन की इस पॉलिसी की वजह से तिब्बत में सभी रशियन स्कीम्स को काउंटरएक्ट कर लिया जाता है। नॉर्थ के बाद अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं एंग्लो अफगान रिलेशंस को। एंग्लो अफगान रिलेशंस। दोस्तों, 19th सेंचुरी की शुरुआत में पर्शिया में रशियन इन्फ्लुएंस काफी बढ़ने लगता है और 1828 में हुई ट्रीटी ऑफ तुर्कोमांचाई के बाद ब्रिटिशर्स को लगता है कि रशिया उनके इंडियन एम्पायर पर अटैक प्लान कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के पासे से इंडिया में इजीली एंटर किया जा सकता था। इसलिए अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली रूलर की जरूरत महसूस की जाती है जो ब्रिटिश कंट्रोल में रहे। इसी इंटेंशन से एंग्लो अफगान रिलेशंस गाइड होते हैं। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड। 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं और ये फॉरवर्ड पॉलिसी की बात करते हैं। इसका मतलब था कि कंपनी खुद से इनिशिएटिव लेगी ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री को प्रोबेबल रशियन अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए। इस ऑब्जेक्टिव को 2 तरीके से पूरा किया जा सकता था, या तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रीटी करके या फिर उन्हें पूरी तरह एनेक्स करके। अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ब्रिटिशर्स के साथ फ्रेंडशिप तो करना चाहते थे, लेकिन इस शर्त पर कि ब्रिटिश सिख से पेशावर को रिकवर करने में उनकी हेल्प करें। ब्रिटिशर्स इस कंडीशन को नहीं मानते। ऐसे में दोस्त मोहम्मद रशिया और पर्शिया से हेल्प लेने जाते हैं। तब 1838 में ब्रिटिशर्स ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन करते हैं सिख लीडर रंजीत सिंह और 1809 में अफगान थ्रोन से डिपोज्ड हुए शाह शुजा के साथ। शाह शुजा तब से लुधियाना में ब्रिटिश पेंशनर बन के रह रहे थे। इस ट्रीटी में डिसाइड होता है कि सिख्स की मिलिट्री हेल्प के जरिए शाह शुजा को वापस अफगानिस्तान के थ्रोन पर बैठाया जाएगा, जिसके बाद शाह शुजा फॉरेन अफेयर्स सिख्स और ब्रिटिशर्स की एडवाइस के अनुसार कंडक्ट करेंगे। साथ ही वो सिंध के अमीर्स पर अपने सॉवरेन राइट्स भी छोड़ देंगे और रिवर इंडस के राइट बैंक पर लोकेटेड अफगान टेरिटरीज पर महाराजा रणजीत सिंह के क्लेम को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद शुरुआत होती है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की। आइए जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 टू 1842। ब्रिटिश आर्मी अगस्त 1839 में काबुल में एंटर करती है। ज्यादातर ट्राइब्स को ब्राइब देकर पहले ही जीत लिया जाता है। 1840 में दोस्त मोहम्मद सरेंडर कर देते हैं और शाह शुजा को अफगानिस्तान का अमीर बना दिया जाता है। लेकिन अफगान्स शाह शुजा को एक्सेप्ट नहीं करते
और ब्रिटिशर्स के जाते ही विद्रोह कर देते हैं, जिसमें काबुल के गैरिसन कमांडर की हत्या कर दी जाती है। 1841 में ब्रिटिशर्स को अफगान चीफ्स के साथ ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, जिसमें ये अफगानिस्तान को इवैक्यूएट करने के लिए तैयार होते हैं और दोस्त मोहम्मद को रिस्टोर भी करते हैं। फर्स्ट अफगान वॉर में इंडिया के 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और लगभग 20,000 लोग इसमें मारे जाते हैं। जॉन लॉरेंस एंड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। फर्स्ट अफगान वॉर के डिजास्टर के बाद जॉन लॉरेंस मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। 1863 में दोस्त मोहम्मद की डेथ के बाद भी वॉर ऑफ सक्सेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाता। लॉरेंस की पॉलिसी 2 कंडीशंस पर आधारित थी। पहला, फ्रंटियर पर पीस डिस्टर्ब न हो, और दूसरा, सिविल वॉर में कोई भी कैंडिडेट फॉरेन हेल्प न मांगे। इसके बाद शेर अली खुद को अफगानिस्तान के थ्रोन पर काबिज करते हैं, तो लॉरेंस उनके साथ फ्रेंडशिप कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं। लिटन एंड द पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। 1876 में लिटन इंडिया के वाइसरॉय बनते हैं और नई फॉरेन पॉलिसी शुरू करते हैं, जिसे प्राउड रिजर्व की नीति कहा जाता है। इसका मकसद साइंटिफिक फ्रंटियर्स को मेंटेन करना और स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को सेफगार्ड करना था। लिटन के अनुसार अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को एम्बिग्यूअस नहीं रखा जा सकता था और इसीलिए सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1870 to 1880। लिटन शेर अली को एक फेवरेबल ट्रीटी का ऑफर देते हैं, लेकिन अमीर अपने दोनों पावरफुल नेबर्स यानी कि रशिया और ब्रिटिश इंडिया के साथ फ्रेंडशिप चाहते थे। साथ ही दोनों में से किसी का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं होने देना चाहते थे। बाद में शेर अली काबुल में ब्रिटिश ऑनवॉय रखने से भी मना कर देते हैं, जबकि इससे पहले रशियंस को ये कंसेशन दे दिया गया था। इस बात से लिटन बहुत गुस्सा होते हैं और जब रशियंस अपना ऑनवॉय काबुल से विड्रॉ कर लेते हैं, तब लिटन अफगानिस्तान को इन्वेड करने का फैसला करते हैं। इन्वेजन की स्थिति में शेर अली भाग जाते हैं और ब्रिटिशर्स मई 1879 में शेर अली के एल्डेस्ट सन याकूब खान के साथ ट्रीटी ऑफ गंदमक साइन करते हैं। इसमें डिसाइड होता है कि अमीर अपनी फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिशर्स की एडवाइस के अनुसार कंडक्ट करेंगे। काबुल में परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात किया जाएगा। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट फॉरेन एग्रेशन के अगेंस्ट आमिर को पूरा सपोर्ट देगी और एनुअल सब्सिडी भी देगी, लेकिन जल्द ही पॉपुलर प्रेशर्स के कारण याकूब को भी थ्रोन छोड़ना पड़ता है और ब्रिटिशर्स को काबुल और कांधार रिकैप्चर करने पड़ते हैं। अब्दुल रहमान नए आमिर बनते हैं। लिटन अफगानिस्तान को तोड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और नेक्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड रिपन इस प्लान को फॉलो नहीं करते, बल्कि अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह ट्रीट करने की पॉलिसी अपनाते हैं। रशियन रेवोल्यूशन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अफगान्स फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। 1909 में अब्दुल रहमान के सक्सेसर बने हबीबुल्लाह की 1919 में हत्या कर दी जाती है और नए रूलर अमानुल्लाह ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ओपन वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। 1921 में ब्रिटिशर्स हार मान लेते हैं और अफगानिस्तान फॉरेन अफेयर्स में अपनी इंडिपेंडेंस रिकवर कर लेता है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसी उनके इंपीरियलिस्ट एम्बिशन से गाइडेड थी। एक तो वो किसी भी राइवल पावर जैसे कि रशिया या फ्रांस से अपने इंडियन एम्पायर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और दूसरा अपने मार्केट को भी एक्सपैंड करना चाहते थे। इन्हीं दोनों मोटिव्स के साथ वो फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए ये इंडियन रेवेन्यू और मैन पावर का यूज़ करते हैं। फिर चाहे अफगानिस्तान के साथ वॉर हो या फिर बर्मा के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट, इंडियन सोल्जर्स ही इनके लिए फाइट करते हैं और लाखों रुपए इन वॉर्स पर खर्च कर दिए जाते हैं। सिविल अपराइजिंग्स एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स 1757 to 1856। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बारे में तो हम सभी कुछ न कुछ जरूर जानते हैं, लेकिन उससे पहले भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह की कई आवाजें उठी थी, जिनके बारे में अक्सर लोगों को कम पता होता है। आज हम ऐसे ही कुछ रिवोल्ट्स एंड अपराइजिंग्स की चर्चा करने वाले हैं। ये रिवोल्ट्स देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर हुए थे। मुख्य तौर पर इन रिबेलियंस के 3 फॉर्म्स देखे जाते हैं।
सिविल अपराइजिंग्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स और पेजेंट मूवमेंट्स। आज की वीडियो में हम पहले दो यानी कि सिविल अपराइजिंग्स और ट्राइबल रिवोल्ट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिविल अपराइजिंग्स की। ब्रिटिश रूल के शुरुआती 100 सालों में यानी कि 1757 से 1856 के बीच हुए इन सिविल रिबेलियंस के पीछे कुछ कॉमन कॉजेस थे। सबसे पहले उनको समझते हैं। कॉजेस बिहाइंड द सिविल रिबेलियंस। दोस्तों, सिविल अपराइजिंग्स के पीछे सबसे बड़ा कारण इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ब्रिटिशर्स द्वारा तेजी से किया गया बदलाव था, जिसकी वजह से एग्रेरियन सोसाइटी पूरी तरह से उथल पुथल हो गई थी। उदाहरण के तौर पर लैंड रेवेन्यू रेट्स इतने हाई कर दिए गए थे कि पेजेंट्स और जमींदार्स दोनों ही परेशान थे। इसी तरह ब्रिटिशर्स ने नया जस्टिस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिससे जस्टिस न सिर्फ महंगा बल्कि लोगों से दूर हो गया था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होने से हजारों की संख्या में आर्टिजन्स की रोजी रोटी छिन गई थी। इसके अलावा ब्रिटिश रूल का फॉरेन कैरेक्टर भी विद्रोह का एक कारण था। लोगों को एक विदेशी शक्ति के अधीन होना कभी अच्छा नहीं लगता। इंडियंस के प्राइड को भी ब्रिटिश रूल ने हर्ट किया था और इसीलिए फॉरेनर्स को अपनी जमीन से बाहर करने के बहुत से एफर्ट्स देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिबेलियंस उनका बंगाल पर कब्जा होने से ही शुरू हो जाता है। शायद ही ऐसा कोई साल गया हो जब इनके विरुद्ध कोई आर्म्ड रिबेलियन ना हुआ हो। 1763 से 1856 के बीच 40 से ज्यादा मेजर रिबेलियंस होते हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा माइनर वंस भी थे। आइए अब अलग अलग रीजन्स में होने वाले सिविल रिबेलियंस के कुछ उदाहरण देखते हैं। शुरुआत करते हैं बंगाल और ईस्टर्न इंडिया से। रिवोल्ट्स इन बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना रूल बंगाल में ही स्टैब्लिश किया था, इसलिए सबसे पहला विद्रोह भी यहीं शुरू होता है और वो था 1763 में होने वाला सन्यासी रिबेलियन। इस रिबेलियन को रिलीजियस मंक्स यानी सन्यासीज और बेदखल किए हुए जमींदार्स लीड कर रहे थे और इनका साथ देते हैं पेजेंट्स और नेटिव आर्मी से निकले हुए सोल्जर्स। सन्यासी रिवोल्ट के पीछे मेन कारण होली प्लेसेस को विजिट करने पर लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस थी। सन्यासी अक्सर होली श्राइन्स की यात्रा करते थे और वहीं के लोकल जमींदार्स इन्हें दक्षिणा दिया करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को लगता है कि ये लोग उनका हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही इतने बड़े स्तर पर लोगों का घूमना उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम लगता था, इसलिए वो सन्यासी की विजिट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं और इसी से नाराज सन्यासी उनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। रिवोल्ट के दौरान कंपनी की फैक्ट्रीज और स्टेट ट्रेजरीज पर रेड की जाती है। ये लोग कंपनी की आर्म्ड फोर्सेस का बहादुरी से सामना करते हैं। इनका विद्रोह 1800 तक चलता रहता है। बंकिम चंद्र चैटर्जी की नॉवल आनंद मठ इसी विद्रोह पर बेस्ड है। सन्यासी रिबेलियन के बाद 1766 से 1772 तक चुआर विद्रोह हुआ था। ये बंगाल और बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला था। इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया के मेजर रिबेलियंस में 1783 में होने वाला रंगपुर और दिनाजपुर रिबेलियन, 1799 में बिष्णुपुर और बीरभूम, 1804 से 17 के बीच ओडिशा के जमींदार्स का विद्रोह और 1827 से 40 तक चलने वाला संबलपुर रिवोल्ट आता है। ईस्टर्न इंडिया के बाद आइए अब साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं। रिवोल्ट्स इन साउथ इंडिया। दोस्तों, साउथ इंडिया में विजयनगरम के राजा 1794 में रिवोल्ट करते हैं। 1790s में तमिलनाडु के पोलीगर्स का विद्रोह भी होता है। पोलीगर्स बेसिकली साउथ इंडिया के जमींदार्स को कहा जाता था और इनका विद्रोह टैक्सेशन को लेकर हुआ था। इसके अलावा 1805 में ट्रैवनकोर के दीवान वेलुथाम्पी का हेरोइक रिवोल्ट होता है। 1805 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने ट्रैवनकोर के राजा पर सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी इंपोज कर दी थी, लेकिन राजा ट्रीटी के हार्श टर्म्स की वजह से नाराज हो जाते हैं और सब्सिडी पे नहीं करते। ऐसे में ब्रिटिश रेजिडेंट जब इन्हें सब्सिडी पे करने के लिए फोर्स करने लगता है तो उसके एटीट्यूड से लोगों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाती है और दीवान वेलुथाम्पी आर्मी की नायर बटालियन के सपोर्ट से रिवोल्ट कर देते हैं।
ब्रिटिशर्स को एक बड़ी फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है इस विद्रोह को दबाने और यहां शांति स्थापित करने के लिए। 1830-34 में विशाखापट्टनम में, 1835 में गंजम में और 1846-47 में कुरनूल में मेजर अपराइजिंग देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया की। रिवोल्ट्स इन वेस्टर्न इंडिया। दोस्तों, 1816 से 1832 के बीच सौराष्ट्र के चीफ्स बार बार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं। इसी तरह गुजरात के कोलीज भी 1824 से 28 तक, 1839 में और फिर 1849 में विद्रोह का बिगुल बजाते हैं। इनके विद्रोह का कारण ब्रिटिश रूल का इम्पोजिशन और उनके द्वारा कोलीज के फोर्ट्स को तोड़ा जाना था। इसके अलावा कंपनी द्वारा एस्टैब्लिश्ड नए एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बड़ी संख्या में ये लोग बेरोजगार भी हो गए थे। पेशवा की हार के बाद से ही महाराष्ट्र में लगातार विद्रोह का सिलसिला चलता रहता है, जिसमें 1818 से 1831 के बीच भील अपराइजिंग हुई थी। भील खानदेश के हिल रेंजेस में रहते थे और ब्रिटिशर्स ने इनके रीजन में इंट्रूड करना शुरू कर दिया था। लोकल्स इस इंट्रूजन से नाखुश थे और उन्होंने इस बात का रिवोल्ट किया। इसके साथ ही 1824 में चिन्नावा द्वारा लेड कित्तूर अपराइजिंग, 1841 की सतारा अपराइजिंग और 1844 का गडकरीज का रेवोल्यूशन प्रोमिनेंट है। देश के बाकी रीजन्स की तरह ही नॉर्थ इंडिया भी शांत नहीं रहता है। रिवोल्ट्स इन नॉर्थ इंडिया। दोस्तों, 1824 में आज के यूपी और हरियाणा ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हथियार उठा लिए थे। इसके अलावा 1805 में बिलासपुर का विद्रोह, 1814 से 17 के बीच अलीगढ़ के तालुकदार्स का विद्रोह, 1842 में जबलपुर के बुंदेलास का रिवोल्ट और 1852 में खानदेश में हुआ विद्रोह मेजर रिबेलियंस की कैटेगरी में आते हैं। ये तो बात हुई मेजर सिविल रिबेलियंस के कुछ उदाहरणों की। आइए अब इनका थोड़ा एनालिसिस भी करते हैं। एनालिसिस ऑफ सिविल अपराइजिंग्स। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में हुई 100 से भी ज्यादा इन सिविल अपराइजिंग्स में हमें आम लोगों का करेज देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि कैसे ब्रिटिश रूल के शुरुआती सालों से ही इंडिया के लोग इसका विद्रोह करने लगे थे और कैसे इन लोगों ने अपने से शक्तिशाली ब्रिटिश फोर्सेस का सामना किया था। दोस्तों, लगातार चलने वाले ये रिबेलियंस एक साथ देखने पर मैसिव लगते हैं, लेकिन असल में ये अपने फैलाव में पूरी तरह लोकल थे और एक दूसरे से आइसोलेटेड थे। इन सभी का कैरेक्टर इसीलिए एक जैसा नहीं था कि ये किसी नेशनल या कॉमन एफर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि ये कॉमन कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन समय और जगह सबकी अलग अलग थी। सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इन रिबेलियंस के सेमी फ्यूडल लीडर्स बैकवर्ड लुकिंग और ट्रेडिशनल आउटलुक वाले थे, जो अभी भी पुरानी दुनिया में रह रहे थे, मॉडर्न वर्ल्ड की थिंकिंग और अप्रोच से कोसों दूर। ये बस पुराने फॉर्म्स ऑफ रूल और सोशल रिलेशंस को फिर से एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स एक एक करके सभी रेबल एरियाज को शांत कर लेते हैं, कुछ को कंसेशंस देकर तो कुछ को पूरी तरह खत्म करके। उदाहरण के तौर पर वेलू थाम्पी को मृत्यु होने के बाद भी पब्लिकली हैंग किया जाता है, जिससे लोगों के मन में एक डर पैदा कर सके। इन सिविल रिबेलियंस का सप्रेशन एक कारण बनता है कि 1857 की क्रांति का असर साउथ इंडिया और ज्यादातर वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में देखने को नहीं मिलता। इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस बात में है कि ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट विद्रोह का एक स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल लोकल ट्रेडिशन एस्टैब्लिश करते हैं और आजादी के लिए आगे होने वाले संघर्ष में इंडियंस के लिए प्रेरणा का एक सोर्स बनते हैं। आइए अब ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात करते हैं। ट्राइबल रिवोल्ट्स। दोस्तों, 19th सेंचुरी के दौरान ट्राइबल पीपल भी करीब 100 से ज्यादा रिवोल्ट्स में भाग लेते दिखते हैं। बहुत ही साहस के साथ ये लोग विद्रोह में अपनी भागीदारी देते हैं। ट्राइबल लोगों की नाराजगी के कई कारण थे। कॉजेज ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स। सबसे पहला कारण तो ये था कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके रिलेटिव आइसोलेशन को खत्म कर दिया था। जहां अभी तक ये अपनी कम्युनिटी में पीसफुली रह रहे थे, इनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत ज्यादा लिंक नहीं था। वहीं ब्रिटिश रूल के आने के बाद ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तेजी से जोड़ा जाने लगा। कुछ जगह पर ब्रिटिशर्स ट्राइबल चीफ्स को जमींदार्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं,
और लैंड रेवेन्यू का नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिया जाता है। साथ ही ट्राइबल एरियाज में क्रिश्चियन मिशनरीज का आना भी बहुत बढ़ जाता है। ये लोग ट्राइबल्स को कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश रूल के दौरान ट्राइबल्स के बीच मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स जैसे मिडलमैन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। ये लोग आउटसाइडर्स थे और धीरे धीरे ट्राइबल्स को डेट के जाल में फंसाकर उनके लैंड पर कब्जा करने लगते हैं। इसकी वजह से ट्राइबल पीपल एग्रीकल्चरल लेबरर्स, शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट्स की पोजीशन में आने लगे थे। कॉलोनियलिज्म की वजह से फॉरेस्ट के साथ भी ट्राइबल्स की रिलेशनशिप में चेंज आता है। ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन फॉरेस्ट पर भी अपना कब्जा कर लिया था और ट्राइबल्स के फॉरेस्ट एरिया एक्सेस करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। इसके अलावा पुलिसमैन और बाकी ऑफिशियल्स के द्वारा शोषण और एक्सटॉर्शन भी ट्राइबल्स के लिए कॉमन हो गया था। रेवेन्यू फार्मर्स और गवर्नमेंट एजेंट्स ट्राइबल्स से बेगार यानी कि फोर्स्ड अनपेड लेबर का काम भी लेते थे। रीजन टू रीजन इंटेंसिटी जरूर डिफर करती थी, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज के पुराने लिविंग सिस्टम को ब्रिटिश रूल ने काफी हद तक डिसरप्ट कर दिया था और यही एक कॉमन फैक्टर था सभी ट्राइबल अपराइजिंग्स के पीछे। आइए अब ट्राइबल्स के रिवोल्ट के तरीके और उसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। मेथड्स ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड एग्जांपल्स। दोस्तों, ज्यादातर ट्राइबल अपराइजिंग्स ब्रॉड बेस्ड होती थी। इनमें हजारों की संख्या में ट्राइबल्स भाग लेते थे। रिबेलियन तब शुरू होता था जब ट्राइबल्स शोषण से पूरी तरह दुखी हो जाते थे और उन्हें लगता था कि अब उनके पास फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। विद्रोह के दौरान आउटसाइडर्स जैसे कि मनी लेंडर्स, जमींदार्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर अटैक किया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी को लूटा जाता था और उन्हें गांव से बाहर कर दिया जाता था। कई जगह पर ट्राइबल रिवोल्ट्स को रिलीजियस और कैरिज्मेटिक लीडर्स ने लीड किया था, जिन्हें मसीहा बोला जाता था। ये लोग क्लेम करते थे कि इनके पास मैजिकल पावर्स हैं, जिनकी हेल्प से ये ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। इनके कहने पर बड़ी संख्या में ट्राइबल मासेस विद्रोह से जुड़ जाते थे। हालांकि ट्राइबल्स और ब्रिटिशर्स का मुकाबला बराबरी का नहीं था। एक तरफ सभी मॉडर्न वेपन्स के साथ ट्रेन्ड आर्मी हुआ करती थी, तो दूसरी तरफ हाथ में पत्थर, भाला, कुल्हाड़ी जैसे हथियार लिए ट्राइबल्स। इस अनइक्वल वॉरफेयर में लाखों की संख्या में ट्राइबल्स अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं। दोस्तों, मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह हैं। पहला ट्राइबल रिबेलियन 1768 में बंगाल में हुआ था। इसे चुआर रिबेलियन कहा जाता है। इसके अलावा बंगाल में ही 1783 का रंगपुर रिबेलियन, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सेवाराम की लीडरशिप में 1825 का भील रिवोल्ट, छोटा नागपुर एरिया में हुई 1832 की कोल अपराइजिंग और 1855 का सांथाल होल इंपॉर्टेंट हैं। ट्राइबल रिवोल्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए एक केस स्टडी देखते हैं। ये केस स्टडी है सबसे बड़े ट्राइबल रिवोल्ट कहे जाने वाले सांथाल होल की। सांथाल होल और अपराइजिंग। दोस्तों, सांथाल्स भागलपुर और राजमहल के बीच के एरिया में रहते थे। इसे दमन कोह कहा जाता था। ब्रिटिश रूल के आने के बाद इनके एरिया में आउटसाइडर्स यानी कि डिकूज एंटर करते हैं और सांथाल्स का शोषण शुरू हो जाता है। जमींदार्स, मनी लेंडर्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स की वजह से सांथाल्स की लाइफ बदलने लगती है। इनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। जमींदार्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तरह तरह के एक्सटॉर्शंस करने लगते हैं। लोन लेने पर 50 से 500% तक के हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं। अलग अलग तरीकों से सांथाल्स की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू हो जाता है। मार्केट्स और हाट्स में इन्हें धोखा देकर ज्यादा वसूली की जाती है। इस तरह के शोषण और अत्याचारों से परेशान होकर सांथाल्स विद्रोह करने पर मजबूर होते हैं। 1854 में ट्राइबल हेड्स यानी कि माझीज और परगनाइट्स मिलकर विद्रोह के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। जमींदार्स और मनी लेंडर्स को लूटने की कुछ घटनाएं भी शुरू हो जाती हैं। 30 जून 1855 को ट्राइबल लीडर्स भागानिधि विलेज में करीब 6000 सांथाल्स की असेंबली बुलाते हैं। ये 400 विलेजेस को रिप्रेजेंट करती है।
यहाँ पर रिवोल्ट का बैनर रेज करने और आउटसाइडर्स को बाहर करने का फैसला लिया जाता है। सिद्धू और कान्हू संथाल हूल के मुखिया रेबल लीडर्स थे। ये लोग दावा करते हैं कि ठाकुर यानी कि गॉड ने खुद इनसे हथियार उठाने और आजादी के लिए फाइट करने को कहा है। लीडर्स संथाल मेन और वुमेन को बड़ी संख्या में मोबिलाइज करना शुरू करते हैं। इसके लिए गांव-गांव में प्रोसेशन निकाले जाते हैं। जल्द ही 60,000 संथाल्स इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। ये लोग 1500 से 2000 के बैंड्स बनाकर जमींदार्स और महाजन्स पर हमला शुरू कर देते हैं। इनके घर, पुलिस स्टेशंस, रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट्स, पोस्ट कैरियर्स एटसेट्रा पर अटैक किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि डीकू एक्सप्लॉयटेशन और कॉलोनियल पावर के सभी सिंबल्स पर अटैक होता है। इस विद्रोह में संथाल्स की मदद बहुत से नॉन ट्राइबल्स और गरीब डिक्कूज भी करते हैं, जैसे कि मिल्कमैन या ग्वालाज एटसेट्रा। इन्हें प्रोविजंस और सर्विसेज देते हैं। लोहार्स रेबल बैंड्स के साथ रहते हैं, उनके वेपन्स को सही शेप में रखने के लिए। जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिबेलियन के बड़े स्टार के बारे में पता चलता है, वो इनके विरुद्ध मिलिट्री कैंपेन लॉन्च कर देती है। आर्मी की 10 से भी ज्यादा रेजिमेंट्स को बुलाया जाता है। अफेक्टेड एरियाज में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है और विद्रोह के नेताओं को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए तक के इनाम की घोषणा कर दी जाती है। बहुत ही क्रूरता के साथ संथाल्स के विद्रोह को दबा दिया जाता है। 15,000 से ज्यादा संथाल्स की हत्या कर दी जाती है। 10 से भी ज्यादा गांवों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाता है। सिद्धू को पकड़कर अगस्त 1855 में मार दिया जाता है। वहीं कान्हू फरवरी 1856 में विद्रोह के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में एक्सीडेंट के जरिए पकड़े जाते हैं। राजमहल हिल्स पूरी तरह संथाल के खून में नहा चुके होते हैं। संथाल्स ने बहुत ज्यादा साहस का परिचय दिया और आखिरी दम तक सरेंडर नहीं किया। आखिर में ब्रिटिशर्स को इन्हें शांत करने के लिए 1856 में संथाल परगना एक्ट पास करना पड़ता है। इसके जरिए संथाल्स के लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्ट किसी भी नॉन ट्राइबल को संथाल लैंड ट्रांसफर करने पर बैन लगा देता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी 1857 से पहले के कुछ मेजर सिविल और ट्राइबल रिबेलियंस की कहानी। इससे पता चलता है कि 1857 की क्रांति अचानक से नहीं हुई थी। उसके पीछे ब्रिटिश डोमिनेशन के अगेंस्ट विद्रोह करने की एक लंबी हिस्ट्री रही थी। फर्क बस इतना था कि 1857 से पहले के ज्यादातर विद्रोह का स्टार लोकल या रीजनल रहा था, जबकि 1857 की क्रांति काफी बड़े स्तर पर हुई थी। पेजेंट मूवमेंट्स। दोस्तों, इंडिया में ब्रिटिश रूल के एस्टैब्लिशमेंट के बाद बहुत से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए थे और इन चेंजेस का सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें इंडियन पेजेंट्स पर देखने को मिलता है। पेजेंट्स की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। हर लेवल पर उनका शोषण होने लगता है और जब इस शोषण का लेवल पेजेंट्स के टॉलरेंस लेवल को पार करता है तो वो इसके अगेंस्ट विद्रोह या आंदोलन करते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पेजेंट मूवमेंट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनके पीछे के जनरल कॉजेस को समझते हैं। पेजेंट्री अंडर कॉलोनियलिज्म। दोस्तों, ब्रिटिश रूल के समय इंडिया का एग्रेरियन स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाता है। इसके बहुत से कारण देखे जा सकते हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनके द्वारा किया गया इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का रूइन, जिसकी वजह से लैंड पर प्रेशर बढ़ता है, नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम। जमींदारी एरियाज में जहां पेजेंट्स को हाई रेंट्स, इलीगल ड्यूज, फोर्स्ड एविक्शंस और अनपेड लेबर जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, वहीं रियोतवाड़ी एरियाज में खुद गवर्नमेंट ने बहुत हाई रेवेन्यू रेट फिक्स किया हुआ था, जिसे चुकाने के लिए किसान अक्सर लोकल मनी लेंडर से हेल्प लेने को मजबूर होते थे और ये मनी लेंडर्स इनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते थे। किसानों को बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार दिए जाते थे, जिसके लिए किसान अपनी जमीन और कैटल को गिरवी रखते थे और जब ये लोन नहीं चुका पाते थे तो गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी मनी लेंडर की हो जाती थी। इस तरह धीरे धीरे बहुत बड़े एरियाज पर एक्चुअल कल्टीवेटर्स सिर्फ टेनेंट्स, शेयर क्रॉपर्स और लैंडलेस लेबरर्स में तब्दील हो गए थे। किसान अक्सर इस शोषण का विरोध करते थे
और कई बार इन हालातों से परेशान होकर किसान क्राइम का रास्ता भी चुन लेते थे, क्योंकि भूखे मरने से तो वही रास्ता अच्छा नजर आता था। इसलिए कुछ किसान रॉबरी, डेकॉइटी और सोशल बैंडिट्री जैसी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते दिखते हैं। और एक दूसरा रास्ता था साथ मिलकर विद्रोह करना, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेजेंट मूवमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 19th सेंचुरी के दौरान हुए मूवमेंट्स और 20th सेंचुरी के पेजेंट मूवमेंट्स। शुरुआत करते हैं 19th सेंचुरी से। 19th सेंचुरी पेजेंट मूवमेंट्स। सबसे पहले हम इस दौरान हुए कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद 19th सेंचुरी के पेजेंट रिवोल्ट्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी समझेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं 1859 में हुए इंडिगो रिवोल्ट की। इंडिगो रिवोल्ट 1859-60। इंडिगो रिवोल्ट या नील विद्रोह 1859-60 के बीच बंगाल में हुआ था। यहां किसानों ने यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ विद्रोह किया था, जो उन्हें इंडिगो यानी कि नील की खेती करने के लिए फोर्स करते थे। बंगाल में इंडिगो का कल्टीवेशन 1780s के अराउंड शुरू हो गया था। उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यूरोप में इंडिगो की डिमांड काफी हाई रहती थी, क्योंकि इस ब्लू डाई का यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता था। इसी का फायदा उठाने के लिए यूरोपियन प्लांटर्स इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे। कल्टीवेशन के दो मेथड्स हुआ करते थे, पहला निज और दूसरा रियोथ। निज सिस्टम में प्लांटर्स अपनी जमीन पर ही इंडिगो कल्टीवेट करते थे और रियोथ सिस्टम में प्लांटर्स बंगाल के किसानों की जमीन पर इंडिगो की खेती करते थे। इसके लिए ये किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे और उन्हें एडवांस लोन ऑफर करते थे। ये पूरा सिस्टम बहुत ही ऑप्रेसिव हुआ करता था। किसान को उसकी सबसे अच्छी जमीन पर इंडिगो ग्रो करनी पड़ती थी। इसके अलावा प्लांटर्स इनके प्रोड्यूस का बहुत ही कम रेट ऑफर करते थे, जिस वजह से किसान ना तो कभी इनका लोन रिपे कर पाते थे और ना ही इस सिस्टम से खुद को बाहर कर पाते थे। गवर्नमेंट अथॉरिटीज और रूल्स भी प्लांटर्स को ही फेवर करते थे। इस शोषण से परेशान होकर 1859 में बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट के पेजेंट्स इंडिगो कल्टीवेट करने से मना कर देते। इन्हें लीड कर रहे थे दो भाई, दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास। और जब प्लांटर्स इन्हें फोर्स करने के लिए अपने लाठियाल्स भेजते हैं तो ये उनके ऊपर काउंटर अटैक कर देते हैं। बंगाल की एजुकेटेड क्लास भी इस आंदोलन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। न्यूज़पेपर कैंपेन्स, मास मीटिंग्स और पेजेंट्स के ग्रीवेंसेस पर मेमोरेंडा तैयार करके इनके कॉज को सपोर्ट किया जाता है। दीनबंधु मित्र अपने प्ले नील दर्पण के जरिए किसानों की मिजरेबल कंडीशन को हाईलाइट करते हैं और ये रिवोल्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है। आंदोलन को तीव्र होता देख ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है, जिसमें कहा जाता है कि रियोथ अपनी जमीन पर अपनी पसंद की क्रॉप ग्रो करने के लिए फ्री हैं और पुलिस का काम है कि उनके इस राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर प्लांटर्स को लगता है कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो वो सिविल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा 1860 में इंडिगो कमीशन भी अपॉइंट की जाती है और इसकी रिकमेंडेशंस को 1860 के एक्ट 6 में शामिल किया जाता है। इसके बाद इंडिगो प्लांटर्स धीरे धीरे बंगाल से बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर जाते हैं। इंडिगो रिवोल्ट के बाद अब बात करते हैं बंगाल में ही हुए एक और आंदोलन की, पाबना एग्रेरियन लीग्स। 1870s और 1880s के दौरान ईस्टर्न बंगाल के एक बड़े हिस्से में एग्रेरियन अनरेस्ट देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण जमींदार्स की ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस थीं। जमींदार्स अक्सर लीगल लिमिट से ज्यादा रेवेन्यू डिमांड करते थे। इसके अलावा 1859 के रेंट एक्ट 10 के अनुसार किसानों को ऑक्यूपेंसी राइट्स भी नहीं लेने देते थे। एक्ट के अनुसार अगर लगातार 12 साल तक कोई किसान सेम प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट करता है तो उसे उस लैंड के ऑक्यूपेंसी राइट्स दिए जाने थे। लेकिन जमींदार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे और इसीलिए वो अक्सर फोर्सफुली किसानों को जमीन से बेदखल कर देते थे। उनकी फसल और कैटल को सीज कर लेते थे और कोर्ट में लिटिगेशन भी फाइल कर देते थे, जो काफी लंबा चलते थे और किसान के लिए महंगे साबित होते थे। इस सब से परेशान होकर पाबना डिस्ट्रिक्ट के यूसुफ शाही परगना के किसान एग्रेरियन लीग की फॉर्मेशन करते हैं। लीग रेंट स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करती है, यानी कि किसान बढ़ा हुआ रेवेन्यू देने से मना कर देते हैं और जमींदार्स को कोर्ट्स में चैलेंज करते हैं।
कोर्ट केस को फाइट करने के लिए किसान फंड्स जमा करते हैं। इनका संघर्ष पूरे पाबना और ईस्टर्न बंगाल के कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स तक फैल जाता है। यहाँ स्ट्रगल का मेन फॉर्म लीगल रेजिस्टेंस ही रहता है और इसीलिए बहुत कम वायलेंस देखने को मिलती है। किसानों का संघर्ष वैसे तो 1885 तक चलता रहता है, लेकिन ज्यादातर केसेस थोड़ा ऑफिशियल परसुएशन और थोड़ा जमींदार के डर की वजह से सॉल्व हो जाते हैं। बहुत से पेजेंट्स को ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल जाते हैं और बढ़ा हुआ रेंट भी नहीं चुकाना पड़ता। इसके अलावा गवर्नमेंट जमींदार के ऑपरेशन से टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाने का प्रॉमिस भी करती है और 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पास किया जाता है। पाबना रिवोल्ट के दौरान भी बहुत से इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ने पेजेंट्स कॉज को सपोर्ट किया था। इसमें बंकिम चंद्र चैटर्जी, आर.सी. दत्त और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन शामिल थी। ईस्टर्न रीजन के बाद अब चलते हैं वेस्टर्न इंडिया की तरफ, डेक्कन राइट्स। वेस्टर्न इंडिया के डेक्कन रीजन में ब्रिटिशर्स ने रेवतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ के किसान इस सिस्टम के तहत लगाए गए हैवी टैक्सेशन से परेशान थे, जिसके कारण वो मनी लेंडर के जाल में फंस चुके थे। ये मनी लेंडर्स ज्यादातर आउटसाइडर्स थे और मारवाड़ी और गुजराती कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। 1864 में अमेरिकन सिविल वॉर खत्म होने के बाद सिचुएशन और खराब हो जाती है, क्योंकि अमेरिका से एक बार फिर कॉटन की सप्लाई होने लगती है और इसलिए कॉटन के दाम काफी गिर जाते हैं। ऐसे समय में 1867 में गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू को भी 50% तक बढ़ा देती है और साथ ही कई साल लगातार यहाँ के किसान क्रॉप फेलियर का सामना करते हैं। इन सब के कारण किसान की कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगती है। 1874 में मनी लेंडर्स और किसानों के बीच टकराव बहुत बढ़ जाता है और किसान आउटसाइडर्स यानी मनी लेंडर्स के अगेंस्ट सोशल बॉयकॉट मूवमेंट शुरू कर देते हैं। ये लोग उनकी शॉप से सामान लेना बंद कर देते हैं। कोई भी किसान इनकी जमीन को कल्टीवेट नहीं करता और गांव के बाबर्स, वॉशरमैन, शू मेकर्स भी इन्हें सर्व करने से मना कर देते हैं। ये सोशल बॉयकॉट जल्दी ही पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा के गांव तक फैल जाता है और उसके बाद सोशल बॉयकॉट एग्रेरियन राइट्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। मनी लेंडर्स के घर और दुकान पर अटैक शुरू हो जाते हैं। किसान डेट बॉन्ड्स और डीड्स को अपने कब्जे में लेकर इन्हें पब्लिकली जला देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट फोर्स का यूज करके मूवमेंट को सप्रेस करने में सफल रहती है। कंसीलिएटरी मेजर के तौर पर 1879 में डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट भी पास किया जाता है। इस आंदोलन के दौरान भी महाराष्ट्र के इंटेलिजेंसिया ने किसानों को सपोर्ट किया था। दोस्तों, 19th सेंचुरी के कुछ इंपॉर्टेंट पेजेंट मूवमेंट को तो हमने डिस्कस कर लिया। आइए अब इनके फीचर्स को समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ 19th सेंचुरी पेजेंट मूवमेंट्स। 19th सेंचुरी के दौरान हुए किसान आंदोलन में पेजेंट्स ही मेन फोर्स बनकर उभरते हैं। ये लोग डायरेक्टली अपनी डिमांड्स के लिए फाइट करते दिखते हैं और इनकी ज्यादातर डिमांड्स इकोनॉमिक इश्यूज से संबंधित थीं। ये आंदोलन किसान के इमीडिएट एनिमीज के अगेंस्ट डायरेक्टेड थे, फिर चाहे वो फॉरेन प्लांटर्स हों, इंडिजिनस जमींदार्स हों या फिर मनी लेंडर्स। इसके अलावा आंदोलन के ऑब्जेक्टिव्स भी स्पेसिफिक और लिमिटेड ही थे। ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ग्रीवेंसेस का ही रिड्रेसल चाहते थे। इन्होंने डायरेक्ट कॉलोनियलिज्म को टारगेट नहीं किया था और न ही इनका एम पेजेंट्स के एक्सप्लॉयटेशन या सबऑर्डिनेशन के सिस्टम को खत्म करना था। इन आंदोलनों की टेरिटोरियल रीच भी लिमिटेड थी। संघर्ष में कोई कॉन्टिन्यूटी या फिर लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को नहीं मिलता। हालांकि पेजेंट्स अपने लीगल राइट्स के प्रति स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस डेवलप करते हैं और इन्हें कोर्ट्स के बाहर और अंदर असर्ट भी करते हैं। किसान आंदोलन के फीचर्स को समझने के बाद इनकी कुछ लिमिटेशंस भी जान लेते हैं। लिमिटेशंस। 19th सेंचुरी के किसान आंदोलन के समय किसानों को कॉलोनियलिज्म की इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। इनके पास कोई नई आइडियोलॉजी या फिर नया सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम भी नहीं था। ये संघर्ष मिलिटेंट होते हुए भी ओल्ड सोसाइटल ऑर्डर के फ्रेमवर्क में ही हुए थे और इनके पास ऑल्टरनेटिव सोसाइटी को लेकर किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन 20th सेंचुरी के पेजेंट मूवमेंट्स नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से डीपली इन्फ्लुएंस्ड भी थे और इनका इम्पैक्ट भी फ्रीडम स्ट्रगल पर देखने को मिलता है। तो आइए अब इनके बारे में बात करते हैं।
20th सेंचुरी पेजेंट मूवमेंट्स। 20th सेंचुरी के पेजेंट मूवमेंट्स में सबसे पहला गांधी जी द्वारा लेड 1917 का चंपारण सत्याग्रह और 1918 का खेड़ा सत्याग्रह आते हैं। इन्हें हमने गांधी जी के इनिशियल मूवमेंट के वीडियोस में कवर किया हुआ है। इसके अलावा इस दौरान किसान सभा मूवमेंट भी शुरू होता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। द किसान सभा मूवमेंट। किसान सभाज को मेनली होम रूल एक्टिविस्ट्स के एफर्ट्स के द्वारा यूपी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा सेटअप करते हैं। मदन मोहन मालवीय भी इनके एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। जून 1919 तक यूपी किसान सभा की 450 ब्रांचेस बन जाती हैं। इसके साथ झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स भी जुड़ते हैं। जून 1920 में बाबा रामचंद्र नेहरू जी से यहाँ के गांव को विजिट करने के लिए कहते हैं। इन्हीं विजिट्स के दौरान नेहरू जी गांव के लोगों के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट्स डेवलप करते हैं। फिर अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा की फॉर्मेशन होती है। ये किसानों से कहते हैं कि वो बेदखली लैंड को टिल न करें और साथ ही बेगार यानी कि अनपेड लेबर ऑफर ना करने का भी सुझाव देते हैं। जो लोग इन कंडीशंस को नहीं मानते उनका बॉयकॉट किया जाता है और सभी डिस्प्यूट्स को पंचायत के द्वारा सॉल्व किया जाता है। किसान सभा पहले मास मीटिंग्स और मोबिलाइजेशन के द्वारा ही प्रोटेस्ट करती है, लेकिन जनवरी 1921 में ये पैटर्न चेंज हो जाता है और बाजार्स, घर और अनाज गोदामों को लूटना शुरू कर दिया जाता है। इस दौरान पुलिस के साथ भी इनका टकराव होता है। एक्टिविटी के मेजर सेंटर्स रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर के डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन ये आंदोलन जल्दी ही डिक्लाइन हो जाता है, कुछ गवर्नमेंट रिप्रेशन के कारण और कुछ अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1921 पास होने की वजह से। लेकिन कुछ समय बाद ही यूपी में एक और किसान आंदोलन शुरू हो जाता है, एका मूवमेंट। 1921 के एंड में एक बार फिर यूपी के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि हरदोई, बहराइच और सीतापुर में पेजेंट डिस्कंटेंट दिखने लगता है। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि हाई रेंट्स जो कि रिकॉर्डेड रेट से 50% हायर था, रेवेन्यू कलेक्शन के इंचार्ज द्वारा किसानों का शोषण और शेयर रेंट्स की प्रैक्टिस। इसके अगेंस्ट शुरू होता है एका या यूनिटी मूवमेंट। इसको लीडरशिप देते हैं मदारी पासी और बाकी के लो कास्ट लीडर्स। बहुत से छोटे जमींदार भी इनका साथ देते हैं। इसकी मीटिंग्स में किसानों को प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि वो सिर्फ रिकॉर्डेड रेवेन्यू को ही पे करेंगे। अपनी जमीन से बेदखल किए जाने पर वो वहां से नहीं जाएंगे, फोर्स्ड लेबर से इनकार करेंगे और पंचायत के डिसीजंस का पालन करेंगे। आंदोलन काफी तेजी से फैलता है, लेकिन अथॉरिटीज द्वारा सिवियर रिप्रेशन के कारण मार्च 1922 तक इस आंदोलन का भी एंड हो जाता है। नॉर्थ के बाद अब चलते हैं सदर्न रीजन की तरफ, जहां किसान आंदोलन नेशनल मूवमेंट के साथ मर्ज होता है। मपिला रिवोल्ट। मपिलाज मालाबार रीजन में रहने वाले मुस्लिम टेनेंट्स थे और यहाँ ज्यादातर जमींदार हिंदूज थे। मपिलाज ने 19th सेंचुरी में भी जमींदार के द्वारा किए जा रहे शोषण का विरोध किया था। इनकी ग्रीवेंसेस की लिस्ट में टेन्योर की सिक्योरिटी न होना, हाई रेंट्स, रिन्यूअल फीस और बाकी के शोषणकारी इलीगल डिमांड्स आते थे। 1920 में लोकल कांग्रेस बॉडी टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट से लेजिस्लेशन लाने की डिमांड करती है। इससे मपिलास का भी हौसला बढ़ता है और जल्दी ही इनका आंदोलन उस समय चल रहे खिलाफत एजिटेशन के साथ मर्ज हो जाता है। खिलाफत आंदोलन के नेता जैसे कि गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आज़ाद मपिलास की मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं। नेशनल लीडर्स के अरेस्ट के बाद लीडरशिप लोकल मपिला लीडर्स के हाथ में आ जाती है। अगस्त 1921 में सिचुएशन खराब होने लगती है क्योंकि इनके एक लीडर अली मुसालियार को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद लार्ज स्केल राइट्स शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में तो ब्रिटिश अथॉरिटी के सिंबल्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन बाद में रिबेलियन पूरी तरह अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है। मपिलाज जमींदार्स को टारगेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जमींदार्स अथॉरिटी का साथ दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने देखा कि जमींदार्स ज्यादातर हिंदूज थे
और एक एंटी गवर्नमेंट और एंटी लैंडलॉर्ड आंदोलन कम्युनल होने लगता है। इसके बाद गवर्नमेंट अपनी पूरी ताकत के साथ इसको सप्रेस करने में लग जाती है और दिसंबर 1921 तक आंदोलन पूरी तरह खत्म हो जाता है। मापिलास को इस तरह सप्रेस किया गया कि आज़ादी तक उन्होंने फिर किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया। आइए अब 20th सेंचुरी के दौरान हुए बाकी के पेजेंट मूवमेंट्स और उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट्स को ब्रीफ में देखते हैं। अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। दोस्तों, 20th सेंचुरी के पेजेंट मूवमेंट्स में बारदोली सत्याग्रह भी आता है। ये 1926 में गुजरात के बारदोली डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। यहाँ किसान लैंड रेवेन्यू में की गई 30% की बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड करते हैं। बारदोली की वुमेन ने ही उन्हें सरदार का टाइटल दिया था। आंदोलन तेज होने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमेटी सेटअप करती है जिसमें रेवेन्यू हाइक को अनजस्ट पाया जाता है और सिर्फ 6.03% का ही इंक्रीज किया जाता है। इसके अलावा अप्रैल 1936 में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म की जाती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट बनते हैं और NG रंगा जनरल सेक्रेटरी। किसान मैनिफेस्टो इशू किया जाता है और इंदुलाल याग्निक के अंडर पीरियोडिकल भी शुरू किया जाता है। इसके अलावा आज़ादी मिलने से ठीक पहले भी कुछ पेजेंट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें कम्युनिस्ट पार्टीज का रोल बहुत ज्यादा रहता है। पहला था 1946 में बंगाल में हुआ तिभागा मूवमेंट। यहाँ बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा तिभागा यानी कि शेयर क्रॉपर्स को 2/3 शेयर देने की डिमांड करती है। कम्युनिस्ट कार्डर्स और बहुत से यंग स्टूडेंट्स गांव जाकर शेयर क्रॉपर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन जल्दी ही यह आंदोलन कमजोर हो जाता है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण थे, जैसे कि मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री द्वारा बरगारदरी बिल अनाउंस करना जिसमें रेंट पेइंग टेनेंट्स को कुछ रिलीफ ऑफर की गई थी। दूसरा आंदोलन जुलाई 1946 में शुरू हुआ था। इसे तेलंगाना मूवमेंट बोला जाता है। उस समय ये रीजन हैदराबाद के प्रिंसली स्टेट का पार्ट था। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पेजेंट गोरिल्ला वॉर था। इसका इफेक्ट 3000 गांव और लगभग 30 लाख लोगों पर हुआ था। यहाँ कम्युनिस्ट्स के नेतृत्व में पेजेंट्स निजाम की रजाकार फोर्स का बहादुरी से सामना करते हैं और लगभग 2 साल तक अपना संघर्ष जारी रखते हैं। 1948 में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा हैदराबाद के टेकओवर के बाद ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह पेजेंट मूवमेंट्स के द्वारा इंडिया के किसानों ने ब्रिटिश अथॉरिटी को लगातार चैलेंज किया था। शुरुआत में भले ही इनके टारगेट्स में सिर्फ इमीडिएट ओप्रेसर्स हों, लेकिन बाद में ये डायरेक्टली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का विरोध करते दिखते हैं। इन्होंने नेशनल मूवमेंट को भी अपनी प्रेजेंस से स्ट्रेंथन किया। किसानों के पार्टिसिपेशन के बिना नेशनल मूवमेंट कभी सफल नहीं हो सकता था। ये बात गांधी जी बहुत अच्छी तरह समझते थे और इसीलिए उन्होंने पेजेंट्स को डायरेक्टली नेशनल मूवमेंट से जोड़ने का काम किया। पेजेंट मूवमेंट्स ने पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रेरियन रिफॉर्म्स का एटमॉस्फेयर भी क्रिएट किया, जैसे कि आज़ादी के बाद जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं आज़ादी से पहले पेजेंट मूवमेंट्स की डिमांड रहे थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 पार्ट 1। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1857 के रिवोल्ट की, जिसे सिपोई म्यूटिनी, ग्रेट रिबेलियन या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस रिवोल्ट की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को मेरठ से और ये धीरे धीरे नॉर्थ में पंजाब से लेकर साउथ में नर्मदा तक और ईस्ट में बिहार से लेकर वेस्ट में राजपूताना रीजन तक को कवर कर लेता है। रिवोल्ट की डिटेल्स में जाने से पहले इसके पीछे के कारण समझना जरूरी हो जाता है। तो आइए पहले उन्हें समझते हैं। कॉजेज ऑफ द 1857 रिवोल्ट। दोस्तों, 1857 के रिवोल्ट के पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि बहुत से कारण जिम्मेदार थे। ये रिवोल्ट नतीजा था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के 100 साल के अत्याचारों का। जी हाँ, 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर 1857 आने तक ब्रिटिशर्स ने बहुत से ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से इंडिया के लोगों में उनके खिलाफ आक्रोश पैदा हो रहा था। इस आक्रोश को चिंगारी मिलती है 1857 में और शुरुआत होती है इंडिया के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। आइए पहले आक्रोश के अलग अलग कारणों को समझते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कारणों की। पॉलिटिकल कॉजेस। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपनी पावर और प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल था कर रही थी। इसके लिए चाहे उसे अपने प्रोमिसेस को तोड़ना पड़े या फिर ट्रीटीज को डिसऑनर करना पड़े, इसकी वजह से इंडियन रूलर्स को उनकी इंटेंशंस पर डाउट होने लगा था। और जब ब्रिटिशर्स सब्सिडियरी अलायंस और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज के तहत इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करना शुरू कर देते हैं, तब जैसे पानी सर से ऊपर ही चला जाता है। सभी इंडियन रूलर्स के मन में यह डर आ जाता है कि अगला नंबर उनका ही हो सकता है। यही वजह थी कि बहुत से इंडियन रूलर्स 1857 के रिवोल्ट के समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। अब बात करते हैं 1857 रिवोल्ट के पीछे के इकोनॉमिक कॉजेस की। इकोनॉमिक कॉजेस। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटिव तो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करना ही था। इसके लिए तरीके भले ही उन्होंने अलग अलग इस्तेमाल किए हों, बेसिकली उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से इंडिया की ट्रेडिशनल इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगती है। ऐसी कोई भी इकोनॉमिक क्लास नहीं थी जिसे ब्रिटिश रूल में नुकसान नहीं हुआ हो, चाहे फिर वह पेजेंट्स हो, मर्चेंट्स हो, आर्टिजन्स हो या फिर जमींदार ही क्यों ना हो। ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रेवतवाड़ी सिस्टम या महलवाड़ी सिस्टम, सभी में रेवेन्यू रेट्स इतने हाई रखे गए थे कि पेजेंट्स की कंडीशन मिजरेबल हो जाती है। रेवेन्यू चुकाने के लिए उन्हें कर्ज लेने की जरूरत पड़ने लगती है और इस तरह वो धीरे धीरे मनी लेंडर्स के जाल में फंसने लगते हैं। इसके साथ ही एग्रीकल्चर के बढ़ते कमर्शलाइजेशन ने भी पेजेंट्स की हालत खराब कर दी थी। इसी तरह ट्रेडिशनल जमींदार्स को भी रेवेन्यू चुकाने में देर होने पर सनसेट क्लॉज की वजह से कई बार अपनी जमींदारी से हाथ धोना पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पर अवध में 21,000 तालुकदार्स, जो कि वहां के जमींदार्स को कहा जाता था, उनकी स्टेट्स को कन्फिस्केट कर लिया गया था। इसी तरह इंडियन ट्रेड और मर्केंटाइल क्लास को भी ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से नुकसान हो रहा था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के गुड्स पर तो हाई टैरिफ ड्यूटीज इंपोज कर दी थी, जबकि इंडिया में ब्रिटिश गुड्स के इंपोर्ट पर बहुत ही लो टैरिफ्स रखे हुए थे। इसकी वजह से इंडिया से कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट पूरी तरह खत्म होने की कगार पर आ गया था। आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट के लोगों को भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा था। इंडियन रूलर्स जो इन्हें पेट्रोनेज देने का काम करते थे, उनके स्टेट्स को तो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था। इसके साथ ही इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्करेज करके ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट किया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप इंडियन आर्टिजन्स एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजने पर मजबूर हो गए थे और वो मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी इंडिया में नहीं हो रहा था। इस तरह से ब्रिटिशर्स की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण इंडिया के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी और ये एक बहुत बड़ा कारण बनती है 1857 के रिवोल्ट का। आइए अब बात करते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों की। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। दोस्तों, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा करप्शन फैला हुआ था, जिसकी वजह से आम लोग बहुत परेशान थे। इसके साथ ही कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के लोगों के लिए एकदम फॉरेन था। कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन लोग महसूस नहीं कर पाते थे। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा और तौर तरीके भी उनके लिए समझना मुश्किल हो रहा था। पुलिस हो या जुडिशरी, आम जनता की सुनने वाला कोई भी नहीं था। इस वजह से भी लोगों में ब्रिटिश रूल के खिलाफ असंतोष की भावना बनी हुई थी। अब बात करते हैं कंपनी के खिलाफ पैदा हुए आक्रोश के पीछे के कुछ सोशल रिलीजियस कॉजेस की। सोशल रिलीजियस कॉजेस। दोस्तों, ब्रिटिशर्स कभी भी इंडियंस को अपने बराबर का नहीं समझते थे। उनके एटीट्यूड में रेसिज्म और सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ था। इसकी वजह से एक आक्रोश तो लोगों में था ही। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स बहुत सी ऐसी सोशल रिलीजियस पॉलिसीज फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ये आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज। वो अलग अलग तरीकों से इंडिया के लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग उन्हें एक खतरे की तरह देखने लगे थे। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स भी ऐसे कुछ कानून बनाते हैं जिससे लोगों को विश्वास होने लगता है कि ब्रिटिशर्स उनके रिलीजन को चैलेंज कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मंदिर और मस्जिद की जमीन पर टैक्स लगाने का डिसीजन, 1856 का रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसमें कहा गया था
कि रिलीजन चेंज करने पर भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा बना रहेगा। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को भी लोग अपने ट्रेडिशंस में बाहरी दखल की तरह देखते हैं। फिर चाहे बात सती प्रथा पर बैन की हो, विडो रीमैरिज एक्ट पास करने की या फिर वुमेन को एजुकेशन देने की, इन सभी रिफॉर्म्स की वजह से भी समाज के एक बड़े वर्ग में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रोश की भावना जन्म ले चुकी थी। दोस्तों, 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत आर्मी के सेपॉयज के द्वारा हुई थी। इसलिए कुछ ऐसे कारणों को भी समझ लेते हैं जिनका संबंध सेपॉयज के साथ था। रीजंस फॉर सेपॉयज डिस्कंटेंट। दोस्तों, सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि सेपॉयज भी असल में पार्ट तो इंडियन सोसाइटी के ही थे। इसीलिए जो भी परेशानी जनरल सोसाइटी में हो रही थी, वो सब रीजन तो सेपॉयज में आक्रोश पैदा कर ही रहे थे। और इसमें भी सबसे ज्यादा जिस बात का उन्हें डर था, वो थी कि ब्रिटिशर्स उनका धर्म नष्ट करना चाहते हैं। इसके साथ ही सेपॉयज के कुछ और ग्रीवेंसेस भी थे, जैसे कि इंडियन सेपॉयज और ब्रिटिश सेपॉयज में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता था। इंडियन सेपॉयज के साथ कभी सम्मान का बर्ताव नहीं किया जाता था। ऑफिसर्स उन्हें गाली देकर बुलाया करते थे। साथ ही इंडियंस के लिए आगे बढ़ने के रास्ते भी नहीं खुले थे। वो सूबेदार की पोस्ट से आगे नहीं जा सकते थे। ये ब्रिटिशर्स के रेसिज्म का एक प्रतीक था। सेपॉयज के डिससैटिस्फैक्शन का एक रीसेंट कारण भी था, और वो था ब्रिटिशर्स का एक ऑर्डर जिसमें कहा गया था कि सिंध और पंजाब में सर्विस के लिए जाने पर सेपॉयज को कोई फॉरेन अलाउंस नहीं मिलेगा, जैसा कि उन्हें अब तक मिलता आया था। इसके साथ ही अवध का एनेक्सेशन एक बड़ा कारण था, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे बहुत से सैनिक अवध को ही बिलोंग करते थे। इसलिए उनके लिए अवध को एनेक्स किया जाना उनके घर को एनेक्स करना जैसा था। इन सभी रीजंस की वजह से सेपॉयज के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रोश की आग सुलगने लगी थी। इस आग को विस्फोट में बदलने के लिए अब बस एक चिंगारी की ही जरूरत थी। और वो चिंगारी कब और कैसे मिलती है, आइए जानते हैं। इमीडिएट कॉज। दोस्तों, 1857 रिवोल्ट के लिए चिंगारी का काम किया था एनफील्ड राइफल के इंट्रोडक्शन ने। इसके कार्ट्रिजेस पर ग्रीस्ड पेपर कवर हुआ करता था, जिसे राइफल में लोड करने से पहले मुंह से काटकर खोलना पड़ता था। और ये जो ग्रीस था वो सूअर और गाय की चर्बी से बनता था। इससे इंडियन सेपॉयज, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम्स, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जानबूझकर ग्रीस्ड कार्ट्रिज के द्वारा उनका धर्म नष्ट करना चाहती है। इसका मतलब अब विद्रोह करने का समय आ गया है। दोस्तों, ये तो बात हुई 1857 के रिवोल्ट के पीछे के सभी कारणों की। आइए अब ये देखते हैं कि रिवोल्ट आखिर कब, कहां और कैसे शुरू हुआ था। द बिगिनिंग एंड कोर्स ऑफ रिवोल्ट। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, 1857 का रिवोल्ट 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था और उसके बाद नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के एक बड़े हिस्से में फैल गया था। लेकिन मेरठ में आउटब्रेक से पहले भी विद्रोह के साइंस दिखने लग गए थे। जैसे कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में यंग सोल्जर मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, क्योंकि उन्होंने ग्रीस्ड कार्ट्रिज का यूज करने से मना कर दिया था और अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया था। इसी तरह के कुछ और भी इंसिडेंट्स ये इशारा कर रहे थे कि सेपॉयज में विद्रोह की आग लग चुकी है। और फिर मेरठ में आखिरकार विस्फोट हो ही जाता है। 24 अप्रैल को 3rd नेटिव कैवलरी के 90 जवान ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। इसलिए 9 मई को उनमें से 85 को आर्मी से तत्काल डिसमिस करके 10 साल की सजा सुना दी जाती है और जेल में बंद कर दिया जाता है। इस घटना से मेरठ में तैनात सभी सेपॉयज के दिल में विद्रोह की आग लग जाती है और 10 मई को वो अपने साथी जवानों को जेल से बाहर निकालकर अपने ऑफिसर्स की हत्या करके विद्रोह का बिगुल बजा देते हैं। सूरज ढलने के बाद सभी जवान दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं और जब अगली सुबह ये सिपाही दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां की लोकल इन्फेंट्री भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। वो भी अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को मार के शहर को सीज कर लेते हैं। इसके बाद ये सोल्जर्स मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को इंडिया का एम्परर मानते हुए उन्हें अपने रिवोल्ट का लीडर चुन लेते हैं। इस एक्ट से ये सेपॉयज सोल्जर्स की म्यूटिनी को एक रेवोल्यूशनरी वॉर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसके बाद अलग अलग जगह पर सेपॉयज विद्रोह करने लगते हैं और सभी दिल्ली की तरफ पहुंचने लगते हैं। मुगल एम्परर बहादुर शाह भी सेपॉयज के कहने पर और शायद उनके प्रेशर पर इंडिया के सभी चीफ्स और रूलर्स को लेटर लिखकर कहते हैं
कि ब्रिटिश रेजीम के साथ फाइट करने के लिए एक कन्फेडरेसी को ऑर्गेनाइज किया जाए। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में सेपॉयज के रिवोल्ट के साथ साथ सिविल रिवोल्ट्स भी शुरू हो जाते हैं। सिविलियन पॉपुलेशन भी हथियार उठा लेती है और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग में सेपॉयज के साथ खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते इंडिया के एक बड़े हिस्से में क्रांति की ज्वाला जगने लगती है। 1857 के इस रिवोल्ट के स्टॉर्म सेंटर्स बनते हैं दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी और बिहार। दिल्ली में नॉमिनल और सिंबॉलिक लीडरशिप तो एम्परर बहादुर शाह जफर के पास थी, लेकिन रियल कमांड जनरल बख्त खान की लीडरशिप में काम कर रहे सोल्जर्स के एक ग्रुप के हाथों में थी। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, जो बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। नाना साहब कानपुर से अंग्रेजों को भगा देते हैं और खुद को पेशवा डिक्लेयर करते हैं। नाना साहब का यहां साथ देते हैं उनके सबसे काबिल और लॉयल साथी तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल विद्रोह को लीड कर रही थी। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब डिक्लेयर कर दिया और 1857 के रिवोल्ट की सबसे फेमस लीडर रानी लक्ष्मीबाई झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ जंग कर रही थी। बिहार में रिवोल्ट के चीफ ऑर्गेनाइजर थे जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह। इसके साथ ही फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला भी 1857 के रिवोल्ट के एक आउटस्टैंडिंग लीडर थे। इसके अलावा बरेली के खान बहादुर खान, मेरठ के कदम सिंह, संभलपुर यानी कि ओडिशा के सुरेंद्र शाही, मथुरा के देवी सिंह, हरियाणा के राव तुलाराम, गोंडवाना किंगडम के शंकर शाह और रघुनाथ शाह भी 1857 रिवोल्ट के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। इन सभी लीडर्स की लीडरशिप में सेपॉयज और आम जनता एक साथ आकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 की क्रांति की आग हर तरफ फैला देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि आखिर में 1857 का रिवोल्ट असफल रहता है। 1859 का एंड होने तक ब्रिटिशर्स इस विद्रोह को पूरी तरह से दबाने में सफल होते हैं और फिर से अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं। लेकिन ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से 1857 का रिवोल्ट विफल हो जाता है और कैसे ब्रिटिशर्स इसे सप्रेस करने में सफल होते हैं? इसका जवाब आपको हम अपनी अगली वीडियो यानी कि 1857 रिवोल्ट के पार्ट 2 में देंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि 1857 रिवोल्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके लॉन्ग टर्म क्या रिजल्ट्स रहते हैं। The 1857 रिवोल्ट पार्ट 2। दोस्तों, आज हम 1857 रिवोल्ट के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इसे सप्रेस कर दिया था, रिवोल्ट की लिमिटेशंस क्या थी और इसके नेचर को लेकर जो डिबेट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही रिवोल्ट के इम्पैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द वीकनेसेस ऑफ द रिवोल्ट एंड इट्स सप्रेशन। दोस्तों, 1857 का रिवोल्ट इंडिया के एक बड़े भाग में तो फैला था, लेकिन फिर भी समाज के सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। साथ ही पूरे देश में इसका असर देखने को नहीं मिला था। ये मेनली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के रीजन तक ही सीमित रह जाता है। ये साउथ इंडिया तक नहीं पहुंचता और साथ ही ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के भी ज्यादातर हिस्से इसमें भाग नहीं लेते। इसके साथ ही इंडियन स्टेट्स के बहुत से रूलर्स और बड़े जमींदार्स भी इसमें भाग नहीं लेते। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के रूलर्स, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणास और बहुत से ऐसे अन्य रूलर्स ने तो ब्रिटिशर्स को खुला सपोर्ट किया था रिवोल्ट को सप्रेस करने में। सभी रूलर्स, चीफ्स और जमींदार्स का सपोर्ट न मिलना ही 1857 रिवोल्ट की पहली वीकनेस थी। इसके अलावा मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ने भी 1857 रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि विद्रोह करने वाले राजा रजवाड़े तो इंडिया को पीछे की तरफ ही ले जाएंगे और इंडिया को मॉडर्न बनाने का काम ब्रिटिश रूल में ही हो सकता है। एजुकेटेड इंडियंस को ये काफी बाद में एहसास होता है कि असल में ब्रिटिश रूल उन्हें मॉडर्न बनाने का नहीं बल्कि लूटने का काम कर रहा है। इसके साथ ही 1857 के विद्रोहियों के पास मॉडर्न वेपन्स और युद्ध के बाकी सामान की भी कमी थी। ज्यादातर तो तलवार और भाले जैसे एंशिएंट वेपन से ही फाइट कर रहे थे। विद्रोही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड भी थे। सेपॉयज बहादुर तो थे, लेकिन उनमें भी डिसिप्लिन की कमी थी। कई बार वो दंगे करने वाले मॉब की तरह बिहेव करते थे, न कि एक डिसिप्लिन्ड आर्मी के जैसे। 1857 के विद्रोहियों के पास मिलिट्री एक्शन का ना तो कोई कॉमन प्लान था
और ना ही कोई सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। देश के अलग अलग कोने से उठी अपराइजिंग्स में कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनी के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी संख्या में मेन, मनी और आर्म्स की सप्लाई इंडिया में की और रिवोल्ट को पूरी ताकत के साथ सप्रेस कर दिया गया। विद्रोहियों को पहला झटका लगता है जब 20 सितंबर 1857 को जनरल जॉन निकलसन के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई के बाद ब्रिटिश दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। एम्परर बहादुर शाह को बंदी बना लिया जाता है, रॉयल प्रिंसेस को पकड़कर वहीं मार दिया जाता है। मुगल एम्परर के खिलाफ केस चलता है और उनको रंगून में एग्जाइल की सजा सुना दी जाती है। रंगून में ही 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह मुगल वंश का पूरी तरह खात्मा हो जाता है। दिल्ली के फॉल के साथ रिवोल्ट का फोकल पॉइंट तो डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन रिवोल्ट के बाकी लीडर्स स्ट्रगल जारी रखते हैं। लेकिन पावरफुल ब्रिटिश ऑफेंसिव के सामने एक एक करके ये सब भी हार जाते हैं। कानपुर में नाना साहेब हार जाते हैं, लेकिन वो सरेंडर नहीं करते और 1859 में नेपाल भाग जाते हैं, जिसके बाद उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तात्या टोपे सेंट्रल इंडिया के जंगल्स की तरफ चले जाते हैं और वहां से अप्रैल 1859 तक गुरिल्ला वॉरफेयर जारी रखते हैं। लेकिन तभी उनके एक जमींदार दोस्त उन्हें धोखा दे देते हैं और सोते समय उन्हें पकड़ लिया जाता है और 15 अप्रैल 1859 को एक हरेड ट्रायल के बाद उन्हें भी मार दिया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी के साथ अंग्रेजों का सामना करती हुई 17 जून 1858 को युद्ध भूमि में मार दी गई थी। 1859 तक कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला जैसे लीडर्स भी मार दिए जाते हैं और अवध की बेगम नेपाल में जाकर छुपने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस रिवोल्ट के सप्रेशन में कुछ ब्रिटिश कमांडर्स जो मिलिट्री फेम हासिल करते हैं वो थे जॉन लॉरेंस, ऊट्रम, हैवलॉक, नील, कैम्बल और ह्यू रोज। 1859 के एंड होने तक इंडिया में ब्रिटिश अथॉरिटी फिर से पूरी तरह इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन 1857 का रिवोल्ट बेकार नहीं जाता। ये हमारे इतिहास का एक ग्लोरियस लैंडमार्क है। 1857 का रिवोल्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से आज़ादी के लिए भारत के लोगों का पहला ग्रेट स्ट्रगल था। आगे आने वाले फ्रीडम स्ट्रगल के लिए 1857 के रिवोल्ट ने इंस्पिरेशन का काम किया। आइए अब इसके इमीडिएट इम्पैक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट। दोस्तों, 1857 का रिवोल्ट फेल होने के बावजूद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होता है। इसकी वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा चेंज आता है 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। ये एक्ट इंडिया को गवर्न करने की पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर देता है। इससे पहले कंपनी के डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास इंडिया की अथॉरिटी थी। अब ये पावर मिल जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, और उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल भी बना दी जाती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर हुआ करते थे और इसलिए पार्लियामेंट के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस तरह कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर अब अल्टीमेट पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट की हो गई थी। इंडिया में गवर्नमेंट को पहले की तरह गवर्नर जनरल को ही देखना था। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय यानी कि क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का टाइटल भी दे दिया जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे ड्रास्टिक चेंज आता है आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन में। 1857 जैसा फिर से कोई रिवोल्ट न हो, इसके लिए आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले तो आर्मी में यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या को बढ़ाया जाता है। बंगाल आर्मी में हर 2 इंडियन सोल्जर्स पर एक यूरोपियन सोल्जर और मद्रास और बॉम्बे में हर 5 इंडियन सोल्जर्स पर 2 यूरोपियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन फिक्स किया जाता है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल और मिलिट्री पोजीशंस पर सिर्फ यूरोपियन ट्रूप्स को ही रखा जाने लगा। आर्मी की क्रूशल ब्रांचेस जैसे कि आर्टिलरी को भी सिर्फ यूरोपियन हाथों में ही दिया जाने लगा। इसके अलावा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को भी फॉलो किया जाने लगा, जिससे आगे चलकर सोल्जर्स कभी भी किसी एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग के लिए यूनाइटेड न हो। इसके लिए आर्मी रिक्रूटमेंट में कास्ट, रीजन और रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया गया। पंजाबीज, गोरखास और पठान्स, जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की मदद की थी, उनको मार्शल रेसेस डिक्लेयर कर दिया गया
और बड़ी संख्या में इन्हें आर्मी में लिया जाने लगा। जबकि 1857 रिवोल्ट में भाग लेने वाले रीजन जैसे कि अवध, बंगाल और सेंट्रल इंडिया के सोल्जर्स को नॉन मार्शल डिक्लेयर कर दिया गया और बड़ी संख्या में आर्मी में इनकी भर्ती को बंद कर दिया गया। इसके अलावा सोल्जर्स में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप होने से रोकने के लिए कम्युनल, कास्ट और रीजनल बेसिस पर रेजिमेंट्स को फॉर्म किया गया। इसके साथ ही प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशंस में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। एनेक्सेशन की पॉलिसी को छोड़ दिया जाता है। इंडियन स्टेट्स को अपना एयर अडॉप्ट करने की परमिशन भी दे दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के समय बहुत से इंडियन रूलर्स ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। बिना उनकी हेल्प के 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए इसके बाद से ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट्स को ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म की तरह यूज करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1857 के रिवोल्ट की वजह से इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। दोस्तों, ये तो हुई 1857 के रिवोल्ट की पूरी कहानी। अब बात करते हैं इसके नेचर को लेकर डिबेट की। नेचर ऑफ द 1857 रिवोल्ट। दोस्तों, 1857 के रिवोल्ट के नेचर को लेकर अलग अलग ओपिनियन दिए जाते हैं। ज्यादातर ब्रिटिश हिस्टोरियंस जैसे कि सीली, लॉरेंस एटसेट्रा इसे एक सेपॉय म्यूटिनी कहते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे हिंदू और मुस्लिम्स की कंस्पिरेसी भी कह दिया। कोई इसे बाबरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच का स्ट्रगल बताता है, तो कोई फ्यूडल्स का रिवोल्ट। साथ ही कुछ इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो आखिर 1857 का रिवोल्ट असल में था क्या? क्या ये बस एक सेपॉय म्यूटिनी था या फिर आजादी के लिए किया गया पहला संग्राम? आइए समझते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसे एक सेपॉय म्यूटिनी कहकर इसकी इंपॉर्टेंस को कम करना चाहते थे। हाँ, ये सच है कि 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत सेपॉयज ने ही की थी, लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं कि इसमें सेपॉयज के अलावा पेजेंट्स, सिविलियन पॉपुलेशन और इंडियन रूलर्स ने भी भाग लिया था। फिर इसे सिर्फ एक सेपॉय म्यूटिनी कह देना बिल्कुल गलत होगा। वी.डी. सावरकर ने 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। इसके अगेंस्ट में यह आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि 1857 से पहले तो बहुत से रिवोल्ट्स हुए थे, जैसे कि कोल विद्रोह, पाइका विद्रोह, संथाल हूल एटसेट्रा। फिर ये फर्स्ट कैसे हुआ? दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि 1857 से पहले भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बहुत से रिवोल्ट हुए थे, लेकिन ये सभी लोकल रिवोल्ट्स थे और बहुत छोटे रीजन तक सीमित थे। 1857 को फर्स्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इतने बड़े स्तर पर यह पहला ही रिवोल्ट था। इसके बाद डिबेट होती है कि क्या ये सच में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल था? कुछ लोगों का कहना है कि ये तो फ्यूडल रिवोल्ट था और सभी लीडर्स अपनी अपनी फ्यूडल पावर्स को वापस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस की बात तो कहीं थी ही नहीं। यहां याद रखने वाली बात यह है कि शुरुआत में भले ही इंडिपेंडेंस का कोई एम ना हो, लेकिन रिवोल्ट शुरू होने के बाद ब्रिटिश रूल को इंडिया से खत्म करने का एम साफ दिखता है। मुगल एम्परर बहादुर शाह अपने लेटर में भी लिखते हैं कि इंडिया से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने के लिए सभी इंडियन रूलर्स को एक कन्फेडरेसी बनानी होगी। इसलिए इतिहासकार एस.एन. सेन ने भी कहा है कि 1857 का रिवोल्ट शुरू भले ही एक सेपॉय म्यूटिनी की तरह हुआ था, लेकिन खत्म एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह होता है। यही वजह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बेंजामिन डिज़रायली भी 1857 के रिवोल्ट को नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। 1857 रिवोल्ट के नेचर को लेकर भले ही अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाला एक यादगार रिवोल्ट बन गया था। कंक्लूजन। दोस्तों, 1857 का रिवोल्ट कोई मामूली विद्रोह नहीं था। ये इंडियन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। इसके हीरोज इंडिया के घर घर में याद किए जाने लगे और आने वाली पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन बन गए। यहां तक कि आज भी हम बहादुरी के लिए इन लीडर्स की मिसाल देते हैं। झांसी की रानी आज भी वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक मानी जाती हैं। 1857 का ये रिवोल्ट भारतीय इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। दोस्तों, 19th सेंचुरी के दौरान इंडिया में कुछ ऐसे आंदोलनों की शुरुआत होती है जिनका एम समाज और धर्म में सुधार लाना था। इनके फोकस एरिया में सोशल इश्यूज जैसे कि सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, वुमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज,
कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी थे। साथ ही रिलीजियस इश्यूज जैसे कि आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजन, पॉलीथीज्म, रिलीजियस सुपरस्टिशंस और प्रीस्ट्स के द्वारा किया जा रहा एक्सप्लॉयटेशन भी इनके द्वारा कंडेम किया गया था। इन्हें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के नाम से जाना जाता है। आज हम समझेंगे कि इनकी शुरुआत क्यों होती है, ये कौन से रिफॉर्म्स की बात करते हैं और इनका क्या प्रभाव रहता है। साथ ही इनकी कुछ लिमिटेशंस की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि 19th सेंचुरी में ऐसी क्या कंडीशंस बनती हैं कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू होते हैं। कॉजेस बिहाइंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश रूल और उसका इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ पर गहरा प्रभाव। ब्रिटिशर्स के साथ ही मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस भी इंट्रोड्यूस हुए थे। मॉडर्न एजुकेशन इन सभी आइडियाज को स्प्रेड करती है और धीरे धीरे एक एजुकेटेड मिडिल क्लास तैयार हो जाती है जो इंडियन सोसाइटी को मॉडर्न रैशनैलिटी के लेंस से देखना शुरू करती है। रिफॉर्म मूवमेंट्स को शुरू करने के पीछे दूसरा कारण यूरोपियन ओरिएंटलिस्ट्स के एफर्ट्स थे। सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स म्यूलर जैसे ओरिएंटलिस्ट्स के वर्क से इंडिया का ग्लोरियस पास्ट लाइमलाइट में आ जाता है, जो इंडियंस को कॉन्फिडेंस देता है और उन्हें रिफॉर्म करने की इंस्पिरेशन भी देता है। इसके अलावा एक कारण क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रभाव भी था। ये लोग इंडियन कस्टम्स और रिलीजन को क्रिटिसाइज करते थे और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इंडियन स्कॉलर्स को लगता है कि इनका मुकाबला करने के लिए पहले अपने धर्म और समाज में सुधार करने की जरूरत है। इन्हीं सब कारणों से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की शुरुआत होती है। कारण के साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि ये मूवमेंट्स कितने प्रकार के होते थे और रिफॉर्म के लिए कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट के अंदर वो मूवमेंट्स आते थे जिनका एम समाज और धर्म में सुधार लाना होता था। ये लोग मॉडर्न आइडियाज जैसे कि रीजन और रैशनैलिटी के बेसिस पर समाज में चेंज लाना चाहते थे। इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ मूवमेंट। वहीं रिवाइवलिस्ट उन्हें बोला गया है जो इंडिया की पास्ट ग्लोरी में विश्वास करते थे और ये वेस्टर्न आइडियाज को अडॉप्ट करने की जगह एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस और थॉट्स को रिवाइव करना चाहते थे। इसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और देवबंद मूवमेंट का एग्जाम्पल आता है। रिफॉर्म मूवमेंट्स रैशनलिज्म और रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म की आइडियोलॉजी से प्रेरित थे। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स को पब्लिश करना। राजा राम मोहन रॉय अपना न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी निकालते हैं। वहीं दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के जरिए अपने आइडियाज फैलाते हैं। दूसरा मेथड था मीटिंग्स बुलाना और गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड करना, जिसकी हेल्प से ये लोग सती प्रथा अबॉलिशन एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट जैसे सोशल लेजिस्लेशंस पास करवा पाते हैं। इसके अलावा रिफॉर्म मूवमेंट्स परसुएशन का मेथड भी अडॉप्ट करती हैं। इसके तहत लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो सोशल ईवल्स जैसे कि सती या पर्दा सिस्टम का सपोर्ट ना करें। इसके लिए रीजन के साथ ही स्क्रिप्चर से भी एग्जाम्पल्स कोट किए जाते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड जो अडॉप्ट किया जाता है वो था लाइक माइंडेड पीपल के साथ मिलकर एसोसिएशंस फॉर्म करना, जैसे कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज एटसेट्रा। आइए अब ऐसे ही कुछ मेजर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशंस की चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशंस। ब्रह्मो समाज। दोस्तों, ब्रह्मो समाज की शुरुआत 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इंडिया में मॉडर्न आइडियाज के बेसिस पर सोसाइटी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म समाज आइडल वर्शिप, पॉलीथीज्म, कास्ट ऑपरेशन और अननेसेसरी रिचुअल्स के अगेंस्ट फाइट करता है। इसके अलावा सती, पॉलीगमी,
पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा जैसी सोशल इवल्स के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाता है। इन्होंने विडो रीमैरिज और विमेन की एजुकेशन का भी समर्थन किया। राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से ही 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल बेंटिंक ने सती प्रथा पर कानून लाकर इसे बैन किया था। दोस्तों, ब्रह्मो समाज मेनली ईस्टर्न इंडिया में एक्टिव रहता है। अब बात करते हैं ऐसी एसोसिएशन की जिसका इफेक्ट वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा देखने को मिलता है, आर्य समाज। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में हुई थी। बाद में इसका हेडक्वार्टर्स लाहौर में स्थापित किया गया था। इसके फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर था। इन्होंने बैक टू वेदास का नारा दिया था। आर्य समाज ने आइडोलेट्री, पॉलीथीज्म, ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स, प्रीस्टहुड, एनिमल सैक्रिफाइस, चाइल्ड मैरिज और कास्ट सिस्टम का विरोध किया। इसकी फॉलोइंग सबसे ज्यादा नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के एरियाज में देखी जाती है। दयानंद सरस्वती जी ने अपने विचार सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब में लिखे थे। ये इंडिया को एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी बनाने का विजन रखते थे। साथ ही फ्री और यूनाइटेड इंडिया देखना चाहते थे। दोस्तों, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, आर्य समाज रिवाइवलिस्ट कैटेगरी में आने वाला एक एसोसिएशन था। आइए अब रिवाइवलिस्ट टाइप के ही दूसरे एसोसिएशन की भी बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया था। इसकी स्थापना 1892 में कैलकाटा के पास बेलूर नाम की जगह पर हुई थी। इसका मकसद विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की टीचिंग्स का प्रचार प्रसार करना था। इन्होंने कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी का विरोध किया। ये सभी रिलीजन्स की यूनिवर्सैलिटी पर फोकस करते हैं और वेदांता को प्रोपगेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद दरिद्र नारायण के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर करते हैं। इसके अनुसार हर गरीब व्यक्ति में ईश्वर है और इसीलिए इनकी सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। इसके साथ ही 1893 में शिकागो में ऑर्गेनाइज हुई वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर स्वामी जी ने विश्व मंच पर हिंदुइज्म की फिलॉसफी का प्रचार भी किया। दोस्तों, ये तो बात हो गई हिंदुइज्म से रिलेटेड रिफॉर्म एसोसिएशंस की। अब कुछ मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशंस की भी चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की। अलीगढ़ मूवमेंट, दोस्तों, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सर सैयद अहमद खान द्वारा 1860s में की गई थी। इसका मकसद मुस्लिम्स के बीच वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन का प्रसार करना था। इसी के तहत 1875 में सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है। अपने आइडियाज को फैलाने के लिए ये तहदीब उल अखलाक नाम से मैगजीन पब्लिश करते थे। इन्होंने अपनी बुक कमेंट्रीज ऑन द कुरान में ट्रेडिशनल इंटरप्रेटर्स के नैरो आउटलुक को कंडेम किया था और रैशनलिज्म और साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पर अपने खुद के व्यूज शेयर किए थे। इनका एम्फेसिस कुरान की स्टडी पर रहता है। इन्होंने सूफिज्म को भी कंडेम किया था, साथ ही स्लेवरी को भी अन इस्लामिक बताया था। अलीगढ़ मूवमेंट के बाद अब इसी के पैरेलल में चलने वाले मुस्लिम रिवाइवलिस्ट यानी कि देवबंद मूवमेंट की बात करते हैं।